तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स कोई स्पेशल चीज नहीं है। जैसे आप बचपन में जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और जो मैथमेटिकल टास्क आप जो परफॉर्म किए हैं अपने 1 2 3 और 4 जो जूनियर क्लासेस में, उसी से रिलेट करता है ये। बस उसको एक नया नाम दे दिया गया है प्रोग्रामिंग में, वो है ऑपरेटर। ओके, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑपरेटर क्या होते हैं और ऑपरेटर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं, और एक्सप्रेशन जो प्रेसिडेंस होता है एक टर्म, उसको हम कैसे करते हैं, ठीक है ना, वो कैसे सॉल्व करते हैं, और इसके एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल्स ऑपरेटर्स के हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जावा ऑपरेटर्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जावा ऑपरेटर्स के बारे में। जावा ऑपरेटर्स क्या होते हैं? तो ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स, ऑपरेटर्स आर द नथिंग बट इज अ सिंबल, ओके, जिसका हम यूज करते हैं किसके साथ? अपने वैल्यूज के साथ या वेरिएबल्स के साथ, ओके। और ये जो ऑपरेटर्स होते हैं, यही हमारे कंपाइलर को बताता है कि क्या टास्क परफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हमारे पास है 2+3, ओके, और ये इक्वल्स टू क्या आएगा? अब देखो, हम जब ये वाली इंस्ट्रक्शन देखिएगा, जब हम ये वाली इंस्ट्रक्शन अपने कंपाइलर को देंगे, ओके, ये वाला कोड जब हम अपने ये वाली चीज अपने कोड में लिखेंगे, तो यहाँ पे जो प्लस सिंबल है ना, ये हमारे कंपाइलर को बताएगा कि क्या करना है, इन दो नंबर्स को ऐड करना है। फिर ये हमारा जो एक ऑपरेटर और होगा इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक। अब ये वाला क्या करेगा, इसको इक्वल्स टू जितना सम होगा उसके इसके इक्विवेलेंट इक्वल कर देगा, कितने? 5 के। समझ में बात? तो ये जो ऑपरेटर होते हैं, ये जो सिंबल्स होते हैं, ये हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि किन्हीं भी नंबर्स के बीच में कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, ओके। समझ में बात? अब यहां पे जैसे प्लस था, तो कंपाइलर ने क्या किया, ये इस कोड ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दी कंपाइलर को कि क्या करना है, ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, यहां पे ये ना होकर के, ये अगर ये वाला प्लस ना होकर के यहां पे क्या होता, यहां पे हमारा हो जाता मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। तो ये मल्टीप्लिकेशन क्या बताता, ये सिंबल ये बताता हमारे कंपाइलर को कि इन दो नंबर्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सो दैट यहां पे हमारा जो रिजल्ट होता वो होता 6। बात क्लियर हुई? तो ये जो कंपाइलर, ये जो सिंबल्स होते हैं, यही हमारे कंपाइलर को बताते हैं कि कौन सा टास्क किन्हीं दो नंबर्स के बीच में परफॉर्म करना है, और जिन दो नंबर्स के बीच में हम परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको अपन बोलते हैं ऑपरेंड्स। बात क्लियर हुई? यानी कि अगर हम इस एग्जांपल में पूछें ऑपरेंड्स क्या है, तो हमारा 2 और जो 3 होगा ये हमारे ऑपरेंड्स होंगे। और ऑपरेटर की बात की जाए तो इनके बीच में जो भी सिंबल्स हमारे यूज हुए हैं, जैसे यहां पे प्लस और इक्वल्स टू, तो ये जो प्लस होगा और ये जो इक्वल्स टू होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेंड्स हो जाएंगे, ये हमारे ऑपरेटर हो जाएंगे, ठीक। और जो 2 3 होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑपरेंड्स, यानी कि जिनके साथ ऑपरेंड्स, जिनके ऊपर टास्क परफॉर्म हो रहा है, ठीक। और जो ऑपरेटर होता है, कौन सा टास्क परफॉर्म हो रहा है, वो हमारा ऑपरेटर होगा। और जो इक्वल्स टू होता है, ये हमारा होता है रिजल्ट। आई होप ये जो जावा में जो ऑपरेटर्स होते हैं वो आपको क्लियर हो गया होगा। ऑपरेटर क्या होता है? फर्स्ट थिंग, दीज आर द सिंबल्स व्हिच इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस ऑन द वैल्यूज, ओके, द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज ऑपरेटर्स टेल्स द कंपाइलर, ऑपरेटर्स टेल्स टू कंपाइलर व्हाट टास्क हैव टू परफॉर्म, ओके। ये दो डेफिनेशन, आप ये दो टर्म्स आप अगर एग्जाम में है तो आप ये चीज लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद आप ये जो ऑपरेटर का ये वाला जो फिगर है ये बना दीजिए, उसके साथ एक ये जो एग्जांपल देके इन सभी चीजों को इसमें डिफाइन कर दीजिए, ओके। तो ये हमारी कुछ इंट्रोडक्शन था जावा के, किस चीज का, जावा के ऑपरेटर्स का। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स के टाइप्स, ओके। अब देखो, जैसे इस केस में हमारे पास यहाँ पे केवल कितने थे ऑपरेटर, ऑपरेंड्स कितने थे? दो थे। कौन कौन से? 2 और 3। अब कभी कभी ऐसा होगा कि हमेशा 2 और 3 होंगे, नहीं, बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। यानी कि हमारा कभी एक ऑपरेटर के ऊपर भी हमको टास्क परफॉर्म करना पड़ सकता है। जैसे हमारे पास केवल एक्स है, ठीक है ना, तो कभी एक ऑपरेंड भी हो सकता है, या फिर एक्स के साथ वाई भी आ जाए और जेड भी आ जाए, यानी कि दो ऑपरेटर भी हो सकते हैं, दो ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं, एक्स और वाई, या कभी कभी 3 ऑपरेंड्स भी हो सकते हैं, यानी एक्स वाई जेड, और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। यानी कि क्या, अगर जब ये डिफरेंट हो तो क्या सबके साथ एक ही टास्क परफॉर्म होता है, या सब पे हम ये प्लस माइनस जो ऑपरेटर है यही लगा सकते हैं, या फिर कुछ डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, जब हमारे पास ऑपरेंड्स के नंबर डिफरेंट हो तो हम वहां पे डिफरेंट एक लिमिटेशन होती है कि अगर ऐसे इतने हमारे पास ऑपरेंड है तो हम यही क्या ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। बात क्लियर हुई? जैसे अगर हमारे पास इतने एक ऑपरेटर है तो हम वहां पे एक ऑपरेंड है तो वहां पे कोई और हम ऑपरेटर यूज कर रहे होंगे, अगर दो ऑपरेंड्स है तो वहां पे कोई हम और ऑपरेटर यूज कर रहे होंगे। यानी कि जो हमारा टाइप ऑफ ऑपरेटर है डिपेंड्स कर रहा है ऑपरेंड्स के ऊपर। समझ में बात? तो इसी के अकॉर्डिंग ऑपरेंड्स के बेस पे हम ऑपरेटर को मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो जो हम ऑपरेटर का क्लासिफिकेशन करते हैं वो किसके बेस पे करते हैं? ऑपरेंड्स के बीच में। और ये मेनली कितने टाइप्स में डिवाइड होता है? ये मेनली डिवाइड होते हैं हमारे 3 टाइप्स में, 3 टाइप्स में, ठीक है ना। वो टाइप इसके कौन कौन से हैं? पहला है यूनरी,
पहला टाइप आता है हमारा कौन सा, यूनिरी। यूनिरी दैट मींस जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड्स हो, एक ऑपरेंड्स हो और उसके ऊपर हमको क्या करना है, टास्क परफॉर्म करना है। बात क्लियर है। फिर हमारा दूसरा होता है बाइनरी। बाइनरी दैट मींस जहां पे बाइनरी दैट मींस दो, यानी कि जहां पे हमारी कितने हो, दो ऑपरेटर्स हो, है ना, और उनके बीच अपन को क्या करना है, टास्क परफॉर्म करना है, तो वहां पे हम बाइनरी यूज करेंगे। टर्नरी दैट मींस अभी जो है इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, अभी के लिए हम फोकस करते हैं यूनिरी पे। यूनिरी पे अब जी जो भी हमारे यूनिरी में आता है हमारा यूनिरी ऑपरेटर, ठीक। बाइनरी ऑपरेटर में हमारे कितने ऑपरेटर आते हैं, फर्दर अरिथमेटिक ऑपरेटर आता है, ठीक है ना, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, एक रिलेशनल ऑपरेटर आता है, लॉजिकल ऑपरेटर आता है, और बिटवाइज ऑपरेटर, और एक असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। ये हमारे कितने 1 2 3 4 एंड 5, 5 ऑपरेटर्स जो है हमारे बाइनरी में आते हैं। एक ऑपरेटर यूनरी में आता है एक टाइप का, और एक टाइप का ऑपरेटर टर्नरी में आता है। तो इन फर्दर वीडियोस जो आगे की अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें हम हर एक ऑपरेटर का टाइप लेके उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उसके एग्जांपल्स और उसके प्रैक्टिकल्स जितने हो सकते हैं हम पॉसिबल जितने भी होंगे वो सॉल्व करेंगे। एज वेल एज मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट भी दूंगा जिसको आप अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन कि ऑपरेटर क्या होता है, टाइप्स कितने होते हैं, और उसके बारे में डिफरेंट डिफरेंट चीजें। अब जो इसका प्रैक्टिकल पार्ट है अपकमिंग वीडियोस में हम यूनिरी ऑपरेटर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे यूनिरी ऑपरेटर और टाइप ऑफ ऑपरेटर्स के बारे में विद सम एग्जांपल्स। तब तक के लिए गुड बाय। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। एज हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑपरेटर्स होते क्या हैं और वो कैसे यूज़ किए जाते हैं कंपाइलर के थ्रू। ओके, और हमने देखा था कि ऑपरेटर्स को अपन कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं और उनके फर्दर कितने टाइप होते हैं बेस्ड ऑन द ऑपरेंड्स। सो आज हम पहला टाइप स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर्स का, जो कि हमारे बाइनरी ऑपरेटर्स के अंडर आता है, वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन की जहां हम बात करते हैं तो वो आता है जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीजन, ये सारी चीजें आती हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है या ऐसा सिंबल है, इसके अंदर ऐसे सिंबल आते हैं इसके अंदर, जिसका हम यूज क्या करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। ओके, तो दीज ऑपरेटर्स हेल्प्स टू प्रोग्रामिंग कैलकुलेशंस। ठीक है, जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम परफॉर्म करने के लिए इस ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो इसके अंदर मैंने जैसे बताया हमारे एडिशन आते हैं, सब्ट्रैक्शन। तो देखते हैं जैसे दो नंबर को अपन ऐड करने के लिए आते हैं, ठीक है ना, 5 + 3 = 8, ये चीज होती है। या जैसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए आते हैं, आपके सामने एग्जांपल ऐसे 5 - 3 = 2, ठीक है ना, ये हमारा हो गया सब्ट्रैक्शन। जैसे मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर 5 और 3 का एग्जांपल ले लेते हैं, 5 × 3 = 5, 15। ओके, फिर डिवीजन का ले लेते हैं, 5/2 = कितना आ जाएगा, 2। यानी कि ये क्या है, ये सारे हमारे ऑपरेटर्स हैं, जैसे ये डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और इन्हीं का हम क्या करेंगे, यूज अपने कोड में करेंगे, यानी अपने प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं। हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे एक एक इसके ऑपरेशंस को। फिर इसका हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस ऑपरेटर के बारे में। देखो ये बहुत स्पेशल ऑपरेटर होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में। अब स्पेशल क्यों होता है, देखिए डिवीजन ऑपरेटर का काम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे डिवीजन ऑपरेटर का वर्क होता है, जैसे आपके सामने कोई नंबर है, जैसे मान लो 2 को अपन डिवाइड कर रहे हैं किससे, 4 से, ठीक है ना। अब 2 को 4 से डिवाइड किया 2 टाइम्स में, यहाँ पे ये 4 आ जाएगा और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है ना। लेकिन ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करता था, ये किससे रिटर्न करता था, यानी कि कितनी बार में डिवाइड हो रहा है, ये रिटर्न करता था हमारा डिवीजन ऑपरेटर, ठीक। लेकिन अगर मॉड्यूलस ऑपरेटर की बात देखी जाए तो इसकी कहानी अलग है। ये क्या करता है, ये रिमाइंडर हमको क्या करता है, रिटर्न करता है। रिमाइंडर दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है, समझ में की बात। जैसे यहाँ पे 2 to 4 हो गया तो यहाँ रिमाइंडर 0। अब यानी कि अगर हम 5 मॉड्यूलस कितना 2 करते हैं, 5 मॉड्यूलो 2 करते हैं, तो इक्वल्स टू हमारा आता है 1, क्योंकि यहाँ पे अगर 5 होगा 2 टाइम्स जाएगा और यहाँ पे हमारा कितना बच जाएगा, 1। बात क्लियर हुई। मतलब क्या है कि जैसे देखो उस ऑपरेटर का हम यूज इसलिए करते थे ताकि हमको क्या मिल सके, अपन को रिटर्न हो उसका जो कुछ भी है, रिपीटेशन कितना है, ठीक है ना। डिवीजन ऑपरेटर का यूज इसलिए कर लेते थे। लेकिन यहाँ पे मॉड्यूलस ऑपरेटर का अगर देखा जाए यूज इसलिए किया जाता है कि हमारा रिमाइंडर कितना मिलेगा, ठीक है ना। गिव्स रिमाइंडर, देखिए आपके सामने लाइन लिखी हुई है, गिव्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, यानी कि डिवीजन के बाद हमको रिमाइंडर कितना मिल रहा है, रिमाइंडर कितना मिल रहा है, वो हमको ये रिटर्न करता है। और ये एक तरीके से इसमें देखा जाए तो ये स्पेशल ऑपरेटर होता है, समझ में बात। ये साइन इसका अगर देखो तो साइन तो ये लगता है कि हमारा डिवीजन ही है, लेकिन ये क्या रिटर्न करता है, अपन लोगों को रिमाइंडर रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब हम इसका प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हम ये सभी ऑपरेटर जिसके हैं वो एक एक करके यूज कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि हम जो कोडिंग करने जाए, इंप्लीमेंट करने जाए, तो वहां पे हमको चीजें क्लियरिटी हो चीजों में। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जावा प्रोग्राम, ठीक है ना।
ये देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम एज इट इज, जैसे सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट करते थे तो अपना लाइन पैकेज होता था, यूटिल पैकेज, वो एक हम इंपोर्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, अपनी क्लास कर लेते हैं। क्लास क्या है, क्लास हम रखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर के नाम से। ओके, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, अपना जो सिंटैक्स का पार्ट होता है। फिर आते हैं इनिशियलाइजेशन पे। तो हमने वेरिएबल के वीडियो में जो आपको बताया था कि सबसे पहले अगर हम कोई वेरिएबल क्या करते हैं, अगर हम कोई प्रोग्राम रिटर्न करने जाते हैं या कोड लिखने जाते हैं तो उसमें जो जो वेरिएबल्स यूज किए जाते हैं उनको पहले असाइन करते हैं, उनको असाइन करते हैं और उनकी वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं। अब इनिशियलाइजेशन आप खुद पहले ही वैल्यू दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 10 और 4 लिख रखा है, यानी पहले ही उसको वैल्यू असाइन कर दी। या फिर इसकी प्लेस पे आप यूज कर सकते हैं जो हमने क्या रीड फ्रॉम कीबोर्ड, यानी कि कीबोर्ड के थ्रू, यूजर के थ्रू इनपुट में जो हमने मेथड्स बताए थे उनका यूज करके भी भाई आप क्या इसमें इनपुट ले सकते हैं। समझ नहीं बात, इंट नेक्स्ट वगैरह जो भी थे, इंट नेक्स्ट वगैरह जिसके थ्रू हम क्या करते थे, यूजर से इनपुट लेते थे, तो वो भी आप इसको यूज करके प्रोग्राम को थोड़ा लेंथी बना सकते हैं। समझ गई बात। फिर उसके बाद बात करते हैं, हमने नंबर्स क्या किए, रिटर्न कर लिए। हमारा x इक्वल टू 10 ले लेते हैं, b इक्वल टू 4 ले लेते हैं और एक r एक अनदर वेरिएबल लेते हैं। अब r अनदर वेरिएबल लेने का मीनिंग क्या है, हम क्यों ले रहे हैं, क्यों सबसे पहले वेरिएबल यहाँ डिफाइन कर रहे हैं, डेफिनेशन दे रहे हैं, क्योंकि देखो जो दो नंबर्स को ऐड करोगे, a इक्वल टू 10 है, b इक्वल टू 4 है, तो जो हमारी एडिशन वाली वैल्यू आएगी, यानी कि मैंने जो बताया था रिजल्ट आएगा। ओके, वो रिजल्ट किसी ना किसी चीज में तो स्टोर होगा ना, जिसके थ्रू क्या करेंगे, अपन एक्सेस करेंगे। बात क्लियर हुई। अब मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना रहा हूँ, ग्राफ डायग्राम, जिससे आपको क्राइटेरिया एक ओवरव्यू मिल सके कि किस तरीके से नंबर उसमें जाके स्टोर होगा। ओके, सपोज दैट हमारे पास ये क्या रहेगा, a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 4 वैल्यू है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी होती है मेमोरी होती है, ठीक है ना, ये मेमोरी होती है अरे की फॉर्म में ऐसे। ओके, अब मान लो इसके अंदर ये क्या होते हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं। ओके, ये सभी इसके अंदर क्या है, हमारे ब्लॉक्स है। ठीक, अब मान लो हमने a इक्वल टू 10 b इक्वल टू 4 हो गया। ठीक, अब हम क्या किए, r यहाँ पे इसलिए लिए रिजल्ट, r फॉर रिजल्ट। अब मान लो क्या होगा, यहाँ पे हमने r ले लिया, ठीक है ना, हमने r एक इंस्लाइज किया, ठीक है ना, ये डिफाइन किया, तो दैट मीन से क्या होगा कि यहाँ पे ब्लॉक में एक r के लिए जगह स्पेसिफाई हो जाएगी इंटीजर के लिए, जैसे इंट में है ना, तो इंट में डिफाइन किया, यानी कि यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, r के लिए स्पेसिफाई पहले से रिजर्व हो जाएगी। जैसे आप देखते हैं तो कोई सेमिनार हॉल में कोई इवेंट वगैरह होता है आपके कॉलेज वगैरह में, आगे किसी रिजर्व कर दी जाती, दैट मीन्स वहां पे जो भी होस्ट, जो कोई भी है डिग्निटीज वगैरह, वो आके वहां पे बैठेंगी, यानी कि वो जगह ऑक्यूपाई तो नहीं होती है, लेकिन पहले से रिजर्व होती है, प्री रिजर्व होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे आर को क्या करते हैं, पहले ही डिफाइन कर देते हैं, डेफिनेशन दे देते हैं, ताकि आर के लिए वहां पे मेमोरी में हमारी स्पेस हो जाए, और जैसे ही आर का रिजल्ट आएगा वो जाके उसमें स्टोर हो जाएगा। बात क्लियर हुई। जैसे पहले से जगह जो सेमिनार हॉल में होती है वो खाली होती है, यानी कि रिजर्व होती है, तो यहाँ पे आर डिफाइन कर दिया, यानी कि रिजर्व कर दी। ओके, जैसे ही इवेंट स्टार्ट हुआ यानी कि रिजल्ट उसका कैलकुलेट होना स्टार्ट हो गया, यानी एडिशन स्टार्ट हो गया, एडिशन प्रोसेस। ठीक, वहां से आप रिलेट करिए तो आप अच्छे समझ पाएंगे। फिर जैसे ही स्टार्ट होता है, फिर डिग्निटीज क्या करती हैं, आके वहां पे बैठ जाती हैं। ठीक, यानी कि इवेंट स्टार्ट हुआ तो आके बैठ गई, वैसे यहाँ पे जैसे प्रोसेस कंप्लीट होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो आर के प्लेस पे आके बैठ जाएगी। बात क्लियर हुई। यानी कि आर वहां पे एक्चुअली पहले नहीं होगा, लेकिन जो आर की वैल्यू होगी वो वहां पे आके रख जाएगी, क्योंकि वहां पे हमने पहले ही उसकी वैल्यू समझ लो प्री डिफाइन कर दी, मैंने पहले ही उसको वैल्यू रिजर्व कर दी कि यहाँ पे भैया आर आके ही सिर्फ बैठ पाएगा। ओके, जैसे वहां पे होता है ना, एक एक नाम दे रखा होता है, जैसे यहाँ पे सीईओ रहेगा, यहाँ पे मैनेजमेंट डायरेक्टर रहेगा, यहाँ पे और कोई रहेगा, ठीक है ना, जैसे उनकी सबकी जगह क्या करते हैं, पहले से ही हम प्री डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ यही आएगा, तो वैसे ही वहां पे जाके वो वैल्यू स्टोर हो जाती है। आई होप यहाँ पे आर हमने पहले इंस्टॉल क्यों किया, ये चीज आपको क्लियर होगी। ओके, आप देखते हैं, जैसे मान लो अब आर क्या किया हमने, ऐड किया। ठीक, तो आर क्या होगा, इस प्लेस पे हमारे आर की वैल्यू हो जाएगी। बात क्लियर हुई। यहाँ वाली प्लेस पे हमारी, आप देखिएगा यहाँ वाली प्लेस पे हमारी वैल्यू आके रख जाएगी। ओके, अब हम देखते हैं दूसरी चीज क्या है। जैसे मान लो हमने सबसे पहले क्या किया, ये हमने वैल्यूज लेनी। ठीक, अब क्या करते हैं, प्रिंट ए एंड बी। अब जो हमने वैल्यू इंटर करी है उसको सबसे पहले प्रिंट करवा लेते हैं, डिस्प्ले पे हमारे सामने आ जाएंगी। और हमने क्या कहा था कि अगर जब भी आपको कुछ भी अपने सिस्टम पे स्क्रीन पे प्रिंट करवाना हो, उसके लिए हम डबल कॉलम के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमने डबल कॉलम के अंदर क्या लिखा, ये वाला लिखा, ठीक है ना, आप ये देखिएगा ध्यान से। जैसे हमने डबल कॉलम के अंदर ये लिखा ए इज, ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या होगा हमारे सिस्टम पे, ए इज ऐसे करके ए इज, देखिएगा अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, ए इज ऐसे करके आएगा, ठीक है ना, स्पेस रहेगी। ठीक, फिर क्या रहेगा, ए की वैल्यू यहाँ पे मान लेते हैं कितनी है, 10 थी, तो ए इज ऐसे 10 आ जाएगा। फिर क्या होगा, बी इज, यहाँ पे रहेगा बी और फिर रहेगा ऐसे करके इज, ठीक है ना, ताकि आपके सामने जैसे बी है मान लो 4 या 5 है, ठीक है ना, तो आपके सामने ऐसे करके ये इज लिख के आ जाएगा, ए इज बी इज, यानी कि ये क्या करेगा आपके सामने ऐसे क्रिएट कर देगा, डिस्प्ले में आ जाएगी आपके सामने कि आपके पास एक्चुअली वैल्यूज है कौन कौन सी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हमारा हो गया कि हमारे सामने डिस्प्ले पे प्रिंट होके क्या आएगा, ठीक है ना। फिर है आर, ये देखिए अब यहाँ से हमारा ना जो ऑपरेशन है, जो भी है हमने परफॉर्म करते जा रहे हैं ऑपरेटर्स पे, ऑपरेटर वाले ऑपरेशंस, वो यहाँ से परफॉर्म करना स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर लिखे हैं, आर इक्वल टू ए प्लस डी।
समझने की बात। अब देखिए ये जो पार्ट है ना, ये लॉजिक का, ठीक है ना। जैसे आपसे बोला किसी ने कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, ओके, आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आप आर एक नया वेरिएबल बनाएंगे और उन दो वैल्यूज को क्या करेंगे, आप उसमें ऐड कर देंगे, जैसे यहाँ पे किया। तो ये पार्ट है एडिशन का। और आर इक्वल टू ए प्लस बी, ओके। अब यहाँ पे जो प्लस ऑपरेटर है ना, इसकी मदद से क्या होगा, ये चीजें हमारी यहाँ पे क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी दोनों वेरिएबल्स, ओके। फिर देखिए यहाँ पे लिख रखा है आपका ए प्लस बी इज क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इज आर ई एस। आर ई एस की जगह पे आर एस आर कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, आर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, यानी कि आपके स्क्रीन पे इस तरीके का एक मैसेज प्रिंट डिस्प्ले होगा। हम आपको लिख के दिखाना है, जैसे ए रहेगा प्लस बी, ए प्लस बी इज, ऐसे इज मैसेज प्रिंट होगा। फिर उसके बाद हमारी क्या वैल्यू रहेगी, जैसे आर जो प्रिंट हुआ 10 और 4 कितना हो जाएगा 14, तो आपके डिस्प्ले पे ये मैसेज प्रिंट होके आएगा। अब जैसे ये एडिशन के लिए है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो यहाँ पे जो 14 है ना, वो 40 हो जाएगा, है ना, 40 हो जाएगा, यानी कि a इंटू बी इज 40, ठीक। फिर अगर बात की जाए सब्ट्रैक्शन की, तो यही 10 से हमारा कितना 4 सब्ट्रैक्ट होके क्या आ जाएगा, a सब्ट्रैक्शन b इज कितना सब्ट्रैक्ट होके 6 आ जाएगा, ओके। फिर हम जब डिवीजन की बात करेंगे, तो डिवीजन में क्या होगा, 4 से ये 2 डिवाइड हो जाएगा और फिर 2 आई थिंक बचेगा, है ना, 2 बचेगा, तो वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारा प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, जैसे 4 2 8, ठीक है ना। फिर 2 रिमाइंडर वो बचेगा, है ना, जितने जितने टाइम्स डिवाइड हुआ है, फिर ये रिमाइंडर का आता है, और रिमाइंडर भी यहाँ पे कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर 4 से डिवाइड करना है तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 बच जाएगा, ठीक है ना, यानी कि हमारा रिमाइंडर 2 आ जाएगा। अब देखिए ये था हमारा एक तरीके से ओवरव्यू देख सकते हैं कि प्रोग्राम का, कि प्रोग्राम में क्या चीजें परफॉर्म होने जा रही हैं, ठीक। अब हम एक्चुअली अपने एडिटर पे चलते हैं और इस प्रोग्राम को क्या वहां पे एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। और मैं ठीक है, अब एग्जीक्यूट करते हैं इस प्रोग्राम को। तो चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने एडिटर पे। तो सबसे पहले एज इट इज अपने हमने हमारा जो भी वो होता था इसका पैकेज वो इंपोर्ट कर लेते हैं। आफ्टर दैट हम क्या करते हैं, अपनी क्लास कीवर्ड से डिफाइन करते हैं क्लास, फिर उसके बाद क्लास नेम दे देते हैं। ये हमारा पार्ट हो गया सिंटेक्स का। उसके बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज करते हैं, जहां पे इंट ए इक्वल्स टू अपन 10 लेते हैं, बी इक्वल्स टू 4 लेते हैं और आर एक वेरिएबल लेते हैं जो कि हमारा रिजल्ट को स्टोर करेगा, ओके। फिर सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नंबर्स को क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं, ठीक है ना। तो हम एक पहले प्रोग्राम रन करते हैं जिसमें अपन नंबर्स को क्या करवाएंगे, डिस्प्ले पे सिर्फ हम अपना देखेंगे नंबर्स को, ओके। आफ्टर दैट हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन और रिमाइंडर वाला मॉड्यूलस ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को क्या करते हैं अपन, एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट करने के लिए हम प्रिंट करते हैं std, ओके। कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके हम इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो चलिए अब कमांड प्रॉम्प्ट का यूज करके अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम अपने डायरेक्टरी में जाते हैं जहां पे हमारे सारे प्रोग्राम क्या है, स्टोर हो रखे हैं, ठीक है ना। अब उस पे हम गए, अब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं, जिसके लिए अपन को यूज करना पड़ता है जावासी और उसके बाद फाइल नेम। तो अब हम अपनी फाइल को क्या करते हैं, कंपाइल करवाते हैं, और फाइल को कंपाइल करवाने के लिए हमारी कमांड होती है जावासी और फिर प्रोग्राम का नेम, नेम ऑफ फाइल, फिर एक्सटेंशन, जो एक्सटेंशन है हमारा जावा है, ठीक है ना। अब ये हम एग्जीक्यूट कर लिए हैं, ओके। अब हमारा एग्जीक्यूट हो गया। अब आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, अब हम जावा वर्चुअल मशीन को कॉल करते हैं, बुलाते हैं, ठीक। अब हमारी ये हुई। अब ये हमको क्या करेगा, जो भी हमने नंबर किए हैं वो हमको आउटपुट में दे देगा। जैसे देखिए a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 4। तो हमने क्या कहा था, ये सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवा देगा कि आपकी वैल्यूज ये है, ओके। अब अगर चाहते हैं आप ये वैल्यूज अलग अलग प्रिंट हो तो आप ऐसा यूज कर सकते हैं, जैसे हमारा ये स्टेटमेंट है, अपन इसको 2 बार यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। जैसे सिस्टम डॉट प्रिंट है, यहाँ पे एक बार फिर लिख लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा, ठीक। अब हम अपने दूसरे वाले टास्क को परफॉर्म करते हैं, और जो हमारा दूसरा वाला टास्क था वो क्या था, एडिशन, ठीक है ना, नंबर्स को ऐड करना, नंबर्स को ऐड करने वाला। तो नंबर्स को ऐड करने वाला ये है हमारा, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, ठीक। ये देखिए अब हमारा है आर इक्वल्स टू ए प्लस बी कर लेंगे, ये हमारा एडिशन हो जाएगा। और फिर जो हमारा मैसेज है ये प्रिंट करवाने के लिए, हमारा जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो ये तो हमारा सिर्फ हो गया, इसलिए ये तो हमारा हो गया लॉजिक है, और ये हमको आउटपुट के लिए। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम सबसे पहले कंपाइल करेंगे, इसको कंपाइल कर लिए, ठीक, कंपाइल हो गई सक्सेसफुली। अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं अब जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू। ये देखिए a is 10 एंड b is 4 और a प्लस b is 14, यानी कि उन दोनों का एडिशन कितना आ गया, 14 आ गया। अब इसी तरीके से अपन क्या करने वाले हैं, दूसरा वाला जो प्रोग्राम है, दूसरा वाला इसका वो, जैसे r इक्वल्स टू क्या था हमारा, दूसरा था सब्ट्रैक्शन का, तो a माइनस अपन क्या करेंगे, a माइनस b कर देंगे, ओके, a माइनस b, ठीक। अब हम इसका मैसेज, हमको आउटपुट प्रिंट करवाना है, तो इसी वाले मैसेज को अपन क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे a माइनस बी, a प्लस बी ना होकर के a माइनस बी है। अब इसको कंट्रोल एस करके सेव, और फिर हम इसको क्या करते हैं, एक्सिक्यूट करवा लेते हैं। अब हम सबसे पहले इसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के लिए वो कमांड, ठीक। फिर अब इसको जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू वो करवाते हैं, रन करवाते हैं। अब देखिए a प्लस बी इज 14 एंड a माइनस बी इज 6। बात क्लियर हुई। जैसे मैंने एक्सप्लेन, जब ये वाला कोड एक्सप्लेन किया था, जो चीजें बताई थी वही सारी चीजें यहाँ पे हम एक एक करके परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका हो गया। अब हम क्या करते हैं, r इक्वल्स टू, अब मल्टीप्लिकेशन का करते हैं a इंटू बी, ठीक है ना।
ए इंटू बी। अब हम उसके बाद अपना वो वाला जो मैसेज है वही प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है ना। अब मैसेज प्रिंट करने के लिए जो हमारी स्टेटमेंट लगती है उसी का अपन यूज कर लेंगे, ठीक। अब फिर से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है ना। अब एग्जीक्यूट करने के लिए जावा, ठीक, ये वाली कमांड, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जावा वर्चुअल मशीन पे थ्रू इसको फिर अगेन वही प्रोसेस करते हैं, ठीक। अब देखिए हमारा a प्लस बी 14, a माइनस बी 6, a इंटू बी क्या आ गया, 40 आ गया। अब इसी तरीके से हमारा क्या रहेगा, मल्टीप्लीकेशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, अब डिवीजन होगा। डिवीजन के लिए आर इक्वल टू क्या कर लेंगे, ए डिवाइड बी, ए डिवीजन बी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसी मैसेज को स्टोर करने के लिए इसका यूज कर लेंगे, ठीक है ना। बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे जो हमारा साइन है इसको इस बार चेंज कर देंगे, ठीक है, और फिर हम इसको रन करवाते हैं, ठीक है ना। रन करवा लिए, फिर इसका अब इसको क्या करते हैं, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू फिर अगेन वही प्रोसेस रिपीट करते हैं। तो आई होप ये वाली चीज देखो, अब 2 आ गया, ठीक है ना। क्या कहा था मैंने, 2 आएगा, क्योंकि ये लाता है क्वेश्चन कितना फाइनल बचा। ओके, अब अगर यहीं पे हमने इसको 4 से ना करवा के 2 से करवाते तो 5 टाइम्स में चला जाता, आयता से पूरा डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 की प्लेस पे हमारा कितना था, 5 आता। ओके, तो ये क्योंकि काम करता है, रिमाइंडर नहीं, ये हमको क्वेश्चन देता है, ठीक है ना। उसमें रिमाइंडर नहीं बचता, ये क्वेश्चन देता है, यानी कि हमारा कितना उसमें कितनी टाइम्स डिवाइड हो रहा है कोई सा भी नंबर। ओके, अब हमारा एक जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कह सकते हैं जो ऑपरेटर होता है उसकी बात कर लेते हैं, और वो ऑपरेटर होता है हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब उसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले अब उसका भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा ये साइन है ये हटा करके इसकी जगह पे अपन कौन सा लिख देते हैं, मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब देखिए जैसे हमने क्या कहा था, 4, अगर 10 को 4 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 2। तो यहाँ पे भी हमारा कितना आएगा, 2 ही आएगा। इसको एग्जीक्यूट करवा लेते हैं, पहले कंपाइल करते हैं पहले, फिर उसके बाद इसको जेवीएम के थ्रू क्या करते हैं, डन करते हैं, ठीक। अब ये देखिए, हाँ ये देखिए, a डिवाइड 2 कितना आ गया, 2 आ गया, और a मॉड्यूलस कितना हो गया, 2 आ गया। बात ठीक है। अगर यही हम इसको किससे डिवाइड कर रहे होते, इसको डिवाइड कर रहे होते 2 से, ठीक है ना। यहाँ पे अगर हमारा मान लेते हैं 2 था, तो यहाँ के जितने भी ये सारी चीजें थी वो चीजें हो जाएंगी। मान लीजिए 2 से हम करवा के देखते हैं, तो अभी इसका ये चेंज हो जाएगा। पहले कंपाइल कर लेते हैं इसको, फिर अब हम इसको रन करते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए कितना हो गया, ये 10 में जब 2 को ऐड करते हैं कितना आता है, 12, और 10 से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 8 आ जाता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 आ जाता है, और a डिवाइडेड b, यानी कि 10 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो 5। मैंने क्या बोला था, क्योंकि वो क्वेश्चन देता है कितने टाइम्स कर रहा है, कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है, तो 5 टाइम्स डिवाइड हो गया, तो हमारा कितना आ गया इसमें, 5 आ गया। फिर हमने क्या कहा था, मॉड्यूलस देता रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बच रहा है, ठीक है ना। और जैसे 10 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, क्योंकि इवन नंबर है, 10 2 से डिविजिबल है पूरी, और रिमाइंडर तो 0 आने ही आ रहा है, तो इस तरीके से इसमें 0 आ गया है। बात क्लियर है। तो अब देखिए, अब आपको बेसिक जो अरिथमेटिक ऑपरेटर है, सभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की आपको नॉलेज हो चुकी है, ठीक। तो अब यहाँ से आप ना जो थोड़े बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं उनको, ठीक है। और मेरा कहना है कि आप उनको तब स्टार्ट करिए जब आप लूपिंग कॉन्सेप्ट पढ़ लें, क्योंकि जब आप लूपिंग कॉन्सेप्ट और ये थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं तो वहाँ से आप चीज़ों को अच्छे से प्रोग्राम, एक अच्छे लेवल के जो प्रोग्राम होते हैं वहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे अपने ऑपरेटर्स के बारे में, कौन से जो इसके अनदर टाइप है, अनदर टाइप जैसे जो भी है लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह, रिलेशनल ऑपरेटर, तो उन सब पे बात करने वाले। आई होप जो हमने इस वीडियो में बताया वो आपको क्लियर होगा। अगर आपको वो सारी चीजें थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको एक बार क्या करिए, फिर से रिवाइज करिए, ठीक है ना। फिर से एक बार वीडियो देखिए, तो आई होप ये जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। और आप प्रैक्टिस करिए, डिफरेंट इनपुट्स लेके आप इसको ट्राई करिए। आई होप आपका जो क्वेरीज है वो सारी इसमें क्लियर हो जाएंगी। वैसे कोई ज्यादा टफ लेक्चर नहीं है, सब बेसिक जो आप बचपन में मैथमेटिक्स में सॉल्व करते थे, जो अभी भी सॉल्व करते ही होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, वही सारी इसमें है। और इसमें एक चीज है प्रेसिडेंसी का, ठीक है ना। जो ऑपरेटर्स होती है उसकी प्रेसिडेंसी होती है। प्रेसिडेंसी दैट मींस आप किसको पहले सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने एक एक्सप्रेशन आ रही है, एक्सप्रेशन दैट मींस एक ऐसी इक्वेशन जो कई सारी ऑपरेटर्स को कंटेन करे, ठीक। जैसे मैं बोलूं आपके सामने आ गया 2, ठीक है ना, 2 into 4, 2 into 4, और ये ब्रैकेट में मान लो क्लोज है, फिर 5 आ गया, ठीक है ना, फिर प्लस करके यहाँ पे कितना है, 6 है, फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन 8 है, फिर इसी में इधर मान लो मल्टीप्लिकेशन में 2 आ गया। तो ये काफी सारी बड़ी इक्वेशन है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन दैट मींस जो काफी सारी मतलब जो ऑपरेटर्स को कंटेन करे वो हमारी होती है ऑपरेशन, ठीक है ना। और ये जो एक्सप्रेशन है ये ऐसे सॉल्व नहीं होगी, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है, प्रेसिडेंसी देखनी पड़ती है। और वो प्रेसिडेंसी क्या होती है, हम कैसे प्रेसिडेंसी का यूज करके इस तरीके की एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। और हमारा जो सिस्टम है, जो जैसे कैलकुलेटर्स वगैरह हो गए या कंप्यूटर्स वगैरह हो गए, इस तरीके की एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, आखिर कैसे इनको रीड करते हैं कि कौन सी चीज पहले सॉल्व होगी, है ना। क्योंकि आप जब एडिशन और ये सारी परफॉर्म कर रहे जाते हैं ऑपरेशंस, तो हो सकता है पहले जो चीज ऐड करनी हो सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लाई करनी हो उसको कुछ और कर दें, तो यहाँ पे ना आंसर्स जो है डेविएशन आ जाता है उसमें, ठीक है। आप जो कैलकुलेट कर रहे हैं और जो अनदर कोई कैलकुलेट कर रहा है उसमें डेविएशन आता होगा, ठीक है ना। कभी कभी आपने क्लास में देखा भी होगा कि सेम एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करने के लिए आते हैं
हालांकि मैथमेटिकल जो अप्रोच है सबकी सही है, ठीक है ना, मैथमेटिक्स सबको आती है, लेकिन उनकी जो अप्रोच है उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, तो कभी कभी आप देखते होंगे ना कि डेविएशन आता है, और जो डेविएशन होता था ना वो फिक्स रहता था। जैसे अगर आंसर मान लो 4 टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, आंसर आ रहा है 4 5 6 7, तो आप देखते होंगे ना कि कुछ बच्चों का 7 ही आंसर आ रहा होगा क्लास में, कुछ बच्चों का 6 ही आ रहा होगा, कुछ लोगों का 4 ही आ रहा होगा, क्योंकि उसमें ना जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करने की, वो बच्चा स्पेसिफिक उस टाइप की एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए एक एक फिक्स या अप्रोच फॉलो करना होता है ना। तो मैं बेसिकली कहना ये चाहता हूँ कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन होती है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ओके, तो यही हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बस। ओके, सिंपल सी बात है कि हम जो एक्सप्रेशन होती है उन्हीं को डिस्कस करेंगे कि हम कैसे प्रेसिडेंसी उसके अकॉर्डिंग फिक्स करके उनको सॉल्व करते हैं। ओके, alright friends, in this video we are going to discuss about the assignment operator. In our previous video we have already discussed about the arithmetic operators, okay, in Java, how we can implement arithmetic operators in our program. In this video we are focusing upon the assignment operator, how we can use assignment operator in our Java program. Suppose that like a bridge, it acts like a bridge. जैसे एक ब्रिज क्या करता है, डाटा को एक साइड से दूसरे साइड ट्रांसफर करता है। सपोज दैट हमारे सामने क्या है, डाटा है किस हैंड पे, राइट हैंड पे, तो ये क्या करेगा, इसको लेफ्ट हैंड पे क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। यानी कि अगर राइट हैंड साइड पे मान लो कोई डाटा रहता है, जैसे वो उसको किधर साइड, लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देता है, वैसे ही हमारा जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है ये क्या करता है, एक साइड की वैल्यू दूसरे साइड ट्रांसफर कर देता है। ट्रांसफर करने का मीनिंग यहाँ पे क्या है, असाइन कर देता है। असाइन करने का मीन्स जो पास में है उसके उसको दे देता है। समझ में बात, यानी कि जो वैल्यू इधर साइड है वो दूसरे साइड वाले जो कुछ भी रहता है उसको मिल जाती है। अब आखिर उधर साइड रहता कौन है, कौन सी उस प्लेस पे रहता है, तो वहां पे होता है वेरिएबल्स। ओके, यानी कि ये जो इसका सिंटैक्स है आप देख सकते हैं, वेरिएबल्स इक्वल्स टू वैल्यू, यानी कि जो इधर वेरिएबल होगा, वेरिएबल एक्स वाई जेड कोई सा भी नेम या कुछ भी, ओके, जो वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल्स टू वैल्यू, यानी कि इस साइड जो वैल्यू होगी ना वो इस वेरिएबल को मिल जाती है। समझ में बात। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके सामने है, यहाँ पे क्या दे रखा है, नम इक्वल्स टू 10, नंबर इक्वल्स टू 10, यानी कि यहाँ पे नंबर को इक्वल्स टू 10, यहाँ पे जो इक्वल साइन है यही हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। समझ में बात, यानी कि ये जो 10 वैल्यू है इस नंबर को हमारे मिल रही है। समझ में बात, यानी कि ये जो 10 वाली वैल्यू है ये असाइन होगी किसको, ये असाइन हो जाएगी यहाँ पे जो वेरिएबल है, और यहाँ पे वेरिएबल कौन है, नंबर, यानी कि नंबर वेरिएबल को इक्वल्स वाली 10 जो है वैल्यू वो असाइन हो जाती है। समझ में बात, तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यही यूज होता है कि जो उसके राइट हैंड पे जो वैल्यू है उसके लेफ्ट हैंड वाले जो कोई भी वेरिएबल है उसको मिल जाती है। समझ में बात। अब ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन की वेरिएबल आखिर असाइनमेंट ऑपरेटर होते क्या है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली यूज क्या होता है, इक्वल साइन, जो हमारा इक्वल साइन है, इक्वल साइन से हम इसको यूज करते हैं अपन, ये जैसे इक्वल साइन है तो ये क्या होगा, हमारा एक असाइनमेंट ऑपरेटर होगा और इसी के साथ इसका यूज करते हैं। तो जैसे जो इसके लेफ्ट हैंड पे जो भी वेरिएबल होगा उसको असाइन हो जाएगी कौन सी वैल्यू, जो इसके राइट हैंड पे होगी। समझ में बात। सपोज दैट जैसे यहाँ पे हमारा ए है, इसके लेफ्ट हैंड पे यानी कि जो वेरिएबल है, और यहाँ पे 10 है, अब ये 10 क्या होगी, इसको असाइन हो जाएगी। समझ में बात। जैसे ए को 10 लिख रखा है तो आपसे अगर कोई पूछे कि ए की वैल्यू क्या होगी, व्हाट्स द वैल्यू ऑफ ए, देन योर रिप्लाई इज 10। ओके, क्योंकि 10 जो वैल्यू है इसको असाइन हो जाएगी। समझ में बात, यानी कि यहाँ जो इक्वल्स टू होता है ऑपरेटर वो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है जो कि एक्ट करता है लाइक अ ब्रिज। ओके, अब टाइप की बात करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर ये हो गया, लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर कितने फर्दर टाइप्स के हो सकते हैं। समझ में बात। तो सपोज दैट तुम्हारे पास क्या है, एक वॉलेट है, समझ में बात, और उस वॉलेट में अभी कुछ मान लेते हैं करंट अमाउंट है, और तुमने क्या क्या उसी वॉलेट में थोड़ा अमाउंट और रख दिया, तो जो न्यू अमाउंट होगा, सपोज दैट जैसे मान लो आपके पास कोई एक वॉलेट है, उसमें करंटली अभी कितने हैं, 10 रुपीज है। ओके, अब उसमें उस वॉलेट में आपने क्या किया, 10 रुपीज और ऐड कर दिए, ठीक है ना, उसमें 10 रुपीज और कर दिए, और ये वॉलेट है मान लो एक्स है कोई वॉलेट, ठीक है ना। तो जो अब एक्स की जो फाइनल वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एक्स में जो तो आपका वॉलेट है उसमें न्यू वैल्यू कितनी है, 20। समझ में। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स इक्वल्स टू 10 + 10 लिखा। अब हम क्या करेंगे, ये एक हो गया डिटेल वाला, समझ में बात। अब हम क्या करने वाले हैं, अपन इसको इस डिटेल में नहीं लिख के इसको शॉर्ट टर्म में लिखते हैं, वो इसके होते हैं कंपाउंड ऑपरेटर। तो इसी हिसाब से उसको जो ऑपरेटर होते हैं उसको शॉर्ट में लिखने के हिसाब से ही अपन इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। समझ में बात, अपन इसको क्या क्लासीफाई करते हैं, इसी हिसाब से इसी क्राइटेरिया को लेकर के जो हमारे ऑपरेटर्स है, असाइनमेंट ऑपरेटर है, मेजर 2 टाइप्स में हम कैटेगराइज करते हैं इनको। एक तो होता है असाइनमेंट ऑपरेटर जिसमें अपन इक्वल्स टू यूज करते हैं, ये वाला जो कि हमने प्रीवियसली इसको डिस्कस कर लिया, समझ में बात। और दूसरा जो हमारा होता है, दूसरा हमारा आता है कंपाउंड
इज असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यही बताया मैंने, जिसमें तो आपका एक असाइनमेंट ऑपरेटर ये वाला यूज होता है, ठीक है ना, ये वाला एक इक्वल्स टू यूज होगा, और इसके साथ जो अदर ऑपरेटर्स हैं जो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर बताए थे वो यूज होते हैं। समझ में आई बात? जैसे हमने इसको x इक्वल्स टू 20 इस तरीके से लिखा, तो इसको इस तरीके से ना लिख करके हमारे पास डिफरेंट वे थे, उससे भी हम लिख सकते थे, और वो हमारा डिफरेंट वे क्या है हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस बेस पे जो अपने असाइनमेंट ऑपरेटर हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। समझ में आई बात? अब बात करते हैं कंपाउंड ऑपरेटर्स के बारे में। तो कंपाउंड ऑपरेटर्स क्या है? कंपाउंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर जावा कंबाइन करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को। समझ में बात? यानी कि ये एक ऐसा ऑपरेटर होगा जिसमें हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर जो इक्वल्स होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं हमारे, ये मिलके बनाते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, जैसे आपके सामने ये लिख रखा है x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, हमने ये लिखा x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, ये हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे हमने एक एक्सप्रेशन है हमारे सामने x इक्वल्स टू एक्स प्लस टू। अब हम ये हमारी एक जो एक्सप्रेशन है जो हम पहले लिखते थे, ठीक, अब हम इसको इस तरीके से ना लिख के यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से लिखें तो x इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा, x इक्वल्स टू नहीं, x यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस, और ये इक्वल्स टू टू। बात समझ नहीं? यानी कि x इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू क्या, टू, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। इसी टर्म को अपन लिख सकते हैं किस फॉर्म में, x प्लस इक्वल्स टू टू, जिसका मीनिंग क्या होगा कि हमारी x इक्वल्स टू रहेगा x प्लस टू के। बात समझ में? कहने का मीनिंग ये है कि हम उस ऑपरेटर के यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से उसी चीज को, एक्सप्रेशन को सिंपल टर्म में शॉर्टली लिख पाएंगे। समझ में आई बात? अब इसके एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। थ्योरी में तो जानता हूं कि इतना सारा ये चीजें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन अगर जो हम प्रैक्टिकल यूज करेंगे तो हमारी ये सारी चीजें क्या होंगी, आसानी से क्लियर हो जाएंगी। जैसे अब ये देखिए आपके सामने है ऑपरेटर्स डिफरेंट डिफरेंट और उनकी मीनिंग्स और एग्जांपल, और किसके वो इक्वल्स टू है, इक्विवेलेंट है किसके। समझ में आई बात? जैसे मैंने बोला था, आप इस पे ध्यान दीजिए, ये लिख रखा है x इक्वल्स टू, ये देखिए ऑपरेटर है प्लस और इक्वल्स टू, फिर क्या है, ये क्या कौन सा मीनिंग इसका क्या है, ऐड प्लस असाइन, यानी कि ये ऑपरेटर क्या करेगा, ऐड भी करेगा और असाइन भी करेगा। अब अगर यहीं पे अब हमको करना क्या है, इसके जो इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड पे ना, वहीं पे हम जो अरिथमेटिक ऑपरेटर थे उनको हम बारी बारी से अप्लाई करते जाएंगे। जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में प्लस देखा था तो प्लस आएगा, फिर माइनस आएगा, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर। ओके, अब इन सबकी मीनिंग क्या है, जैसे सब्ट्रैक्शन एंड असाइनमेंट होगा, ठीक, फिर मल्टीप्लीकेशन एंड क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन एंड असाइनमेंट हो जाएगा, फिर डिवीजन एंड असाइनमेंट हो जाएगा, और उसके बाद हमारा फाइनल आएगा मॉड्यूलस एंड असाइनमेंट। यानी कि ये करेगा क्या कि मॉड्यूलस भी इसमें होगा और असाइनमेंट भी होगा। समझ में बात? यानी कि जो हमारी नई वैल्यू होगी, जो नई वैल्यू होगी उसमें क्या होगा, टास्क भी, ऑपरेशन भी परफॉर्म हो जाएंगे और नई वैल्यू ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी। समझ में बात? अब देखो, मान लो आपके सामने एक ये है कि आपके सामने x इक्वल्स टू एक वैल्यू दे रखी है 5, ठीक है ना, x इक्वल्स टू दे रखी है वैल्यू 5। अब क्या बोल रहा है, इसमें आपको 2 को ऐड करना है, ठीक, और फिर x की फाइनल वैल्यू बतानी। अब इस नंबर में आपको क्या करना है, ऐड करना है 2 को। समझ में बात? मान लो 2 को ऐड करना है और फिर इसकी फाइनल वैल्यू बतानी है कि x की फाइनल वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले 5 को प्लस 2 को ऐड कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा आपके सामने, ये 7 हो जाएगा, है ना, इक्वल्स टू आ गया 7 के। समझ में बात? आप जब पहले सम कर लिया, अब फिर ये 7 वाली वैल्यू किसको बोल देंगे, x को, यानी कि अब x इक्वल्स टू क्या बोल रहे हैं, हमारी 7 वैल्यू है। तो देखो पहले इसमें क्या किया कि हमने ऐड किया, ठीक, और फिर हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। समझ में बात? लेकिन अब ये अगर ऑपरेटर हम यूज करते हैं, ये वाला ऑपरेटर, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये एक ही साथ ऐड भी कर देगा और असाइन भी कर देगा। वो कैसे, जैसे हमने कहा ना, अब हम इसी को इक्वल्स टू इस तरीके से ना लिख करके इस तरीके से लिखते हैं। समझ में बात? x इक्वल्स टू कितना था हमारा, x इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, कितना था, 2 है। समझ में बात? तो अब क्या करेगा, x की वैल्यू पहले कितनी थी 5, तो यहाँ पे 5 ले लेगा, फिर प्लस ले लेगा और 2। समझ में बात? इधर ये है अब, और ये किसके इक्वल्स टू कर देगा, किसको असाइन कर देगा, x को, x इक्वल्स टू ये वाली चीज। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 7। ये चीजें हमारी फाइनल आंसर। समझ में बात? अब देखिए इसमें जो हम अलग अलग स्टेप्स परफॉर्म कर रहे थे वो इसमें हमको नहीं करना पड़ेगा। समझ में बात? यानी कि वो एक ही साथ क्या करेगा, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू 2। अब इसमें ये क्या करेगा, अब इसी में 2 ऐड कर देगा जो प्रीवियस वैल्यू थी, और नई वैल्यू उसी x जो एक वेरिएबल है उसी को असाइन कर देगा। समझ में बात? तो इसमें ये हो रहा है कि एक ही साथ ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो जाएंगे और असाइनमेंट भी एक ही साथ हो जाएगा, यानी कि अलग अलग इसमें करने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या है, पहले ऑपरेशन परफॉर्म, अगर पहले वाले से ऑपरेशन परफॉर्म होते थे, यानी कि ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, इसमें नई वैल्यू वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती थी, फिर असाइन होती थी।
अब इसमें ये चक्कर नहीं पड़ेगा कि पहले ऐड करे या फिर देन असाइन करे, बात समझ में आई? इसीलिए हम इसको इंट्रोड्यूस हुआ है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कंपाउंड ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? ताकि अपने एक्सप्रेशंस को लंबा ना लिख करके शॉर्ट लिखें, क्योंकि देखो जितनी बड़ी हमारी एक्सप्रेशंस और ये सब रहती हैं, उतना ही टाइम लगता है किसको, कॉम्प्लेक्सिटी और ये सारी चीज़ें बढ़ती हैं। अभी आपको इतना ये समझ में नहीं आएगा कि आखिर हम ऐसा यूज़ क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर एक लाइन क्या करती है, टाइम कंज्यूम करती है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को कहीं न कहीं हमारे प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी को भी इफ़ेक्ट करती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एफिशिएंट वे ढूँढते हैं। अभी जो आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल में डिस्कस हम करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में। तो ये क्या करता है, और ये प्रोग्राम की एफिशिएंसी को कहीं न कहीं क्या करता है, एनहांस करता है। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, ये कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का भी यूज़ करते हैं ताकि हमारा जो एफिशिएंट हो सके प्रोग्राम। अब इन सभी जो हमारे ऑपरेटर्स थे, इन सभी को बारी-बारी से डिस्कस करते हैं, देन उसके बाद अपन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल अपन देख लेंगे कौन-सा, असाइनमेंट ऑपरेटर का, जिसमें केवल हम एक वैल्यू को असाइन करते हैं दूसरे में। ये रहा आपके, ये है एग्जांपल नंबर 1। इसमें हम डिस्कस करते हैं कि कैसे। देखो क्लास, ये हमारा पार्ट हो गया उसके सिंटैक्स का। उसके बाद हमने क्या किया, अपन लोगों ने एक वैल्यू इनिशियलाइज़ की है, x इक्वल्स टू 10, यानी कि ये 10 जो वैल्यू है हमारे a वेरिएबल को असाइन हो रही है। अब अगर a से वैल्यू पूछी जाए, a की कितनी है, पकड़ के कोई पूछे बताओ a तुम्हारे कितनी वैल्यू है, जैसे बोलते हैं ना औकात, ठीक? तो बोले तुम्हारी कितनी औकात, तो ये बोलेगा 10, ठीक? वैसे ही जैसे यहाँ पे b की ले लो, b असाइन हो रहा है 5 की। अब b से पूछा जाए कितनी वैल्यू है या तुम्हारी कितनी औकात है, तो बोलेगा ऐसे मेरी 5, ठीक? वही हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने इससे बोलेंगे क्या, ये वाला स्टेटमेंट। अब बोलेंगे इससे कि बताओ तुम्हारी a की वैल्यू कितनी है, तो ये a की वैल्यू जो है यहाँ पे वो रिटर्न कर देगा। फिर ये क्या करेगा, b की वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब यहीं पे एक टर्म और आई है, जैसे b इक्वल्स टू a। अब इसका मीनिंग क्या है, जैसे मान लो हमारा a इक्वल्स टू कितना था, a इक्वल्स टू 10 था, ठीक है ना? देखिएगा a इक्वल्स टू हमारा कितना था, 10 था, और हमारा b इक्वल्स टू कितना था, 5 था। बात क्लियर हुई? अभी तक तो ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि यहाँ पे b इक्वल्स टू हमने कर दिया a, b को a इक्वल्स टू कर दिया। दैट मीन्स a की कितनी वैल्यू थी, a की वैल्यू कितनी थी हमारी, 5। a की वैल्यू 5 थी, यानी कि अब यहाँ पे a की वैल्यू जो है 5, वो किसको असाइन हो जाएगी, b को। समझ नहीं बात? यानी कि पहले जब यहाँ पे था तो a b की वैल्यू अपनी-अपनी खुद होल्ड कर रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, b की वैल्यू को स्वैप कर दिया किससे, a से, ठीक है ना? यानी कि b की वैल्यू जो थी वो हट गई पुरानी वाली, उसकी जगह पे a की वैल्यू आ गई और वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब इस प्रैक्टिकल को चलिए हम अपने प्रोग्राम एडिटर पे पहले इसको रन करते हैं। अब चलिए अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले हमने a इक्वल्स टू 10 दी वैल्यू और b को वैल्यू 5 दी, यानी कि a की वैल्यू कितनी असाइन हो जाएगी, जो 10 है वो a को असाइन हो जाएगी और 5 जो वैल्यू है हमारी b को असाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एक इनपुट जो है अपने डिस्प्ले पे आंसर प्रिंट करवाने के लिए, एक तरीके से कुछ प्रिंट करवाने के लिए हमने ये लिख लिया, ठीक है ना? जिससे हमको a और b की वैल्यू अपन को शो हो। तो इसको अब एग्जीक्यूट करने के लिए अपन जानते हैं हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट का। As we know, for executing our program we are using command prompt। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी कमांड जो होती है वो सबसे पहले होती है जावा सी, ठीक है ना? जावा सी, और उसके बाद देन हमारा फाइल नेम हमारी है एग्जाम्पल1, ओके, विद एक्सटेंशन example1.java। तो ये हमारी हो जाती है फाइल कंपाइल, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको जेवीएम के थ्रू इसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, ओके। अब देखिए हमारे सामने क्या है, इनपुट एक मैसेज, आउटपुट एक प्रिंट होके आ गया है। वैल्यू ऑफ ए 10 है, वैल्यू ऑफ बी 5 है। जो यहाँ पे हमने बोला था कि इसके थ्रू हम क्या करते हैं, एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। देन आफ्टर दैट अब हम क्या करने वाले हैं, हमने जो इसमें ए की जो वैल्यू चेंज थी, वो जो वैल्यू चेंज करी थी वो हम इसमें अब देखने वाले हैं। समझ में बात? अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बी की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है वो बी को असाइन कर देते हैं, यानी कि जो ए के पास पैसे थे हम क्या करते हैं, वो दूसरे को दिए दे रहे हैं और दूसरे वाले का नहीं पता, ठीक? जैसे बी, अब हम क्या करने वाले हैं, बी इक्वल्स टू ए, ओके। अब यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो असाइन हो जाएगी किसको, बी को, और हम उसके बाद क्या करते हैं, बी की वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। आखिर जो आउटपुट है उनको वो पता चल जाएगा कि बी की वैल्यू कितनी है। अब अपन क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है ना? सबसे पहले तो कंपाइल करवाया, देन उसके बाद अपन क्या करवा रहे हैं, इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, ठीक है ना? अब ये देखिए जो हमारी बी की वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 10 हो गई, और जबकि हमने यहाँ पे कितनी बी को वैल्यू इनिशियलाइज की थी, बी को वैल्यू तो हमने दी थी 5, लेकिन अभी हो जा रही है कितनी, बी की वैल्यू 10। तो 10 हो क्यों रही है, क्योंकि जो हमने हमारी ए की वैल्यू थी ना, हमने किसको कर दिया, बी की वैल्यू को क्या कर दिया, ए के इक्वल टू कर दिया, जिससे ए की वैल्यू जो थी वो किसको असाइन हो गई, बी को असाइन हो गई, ठीक है ना? इसी तरीके से आप ए की वैल्यू को बी से भी असाइन कर सकते हैं, यानी कि ए की भी बी की भी वैल्यू आप ए की भी रिप्लेस कर सकते हैं, ओके। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, ओके।
अब देखो जो 2 एग्जांपल नंबर है वो हमारा है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर से। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर दैट मीन्स उसमें हमारे असाइनमेंट भी एक ही साथ होगा और उसी के साथ साथ जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस थे वो भी परफॉर्म होंगे, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वो भी उसी में परफॉर्म होगा। तो सबसे पहले हम इनिशियल वैल्यू ले लेते हैं वेरिएबल्स की। जो इनिशियल वैल्यू हमने यहाँ पे ली है वो x इक्वल टू हमारा कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया हमारा 20 एंड y इक्वल टू 5। तो ये हमने एक इनिशियल वैल्यू x और y की ले ली है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इस मैसेज के थ्रू इन वैल्यूज को अपने डिस्प्ले पे, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या करवा लेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। ओके, अब इसके बाद अपन क्या करने जा रहे हैं, जो हमारे ऑपरेटर्स थे इनको असाइन करेंगे। तो सबसे पहले हमने यूज किया x प्लस इक्वल टू वाई। तो इसका मीनिंग क्या है, जैसे हमने लिखा x प्लस इक्वल टू वाई, एक्स प्लस इक्वल टू वाई। अब देखो इसका मीनिंग क्या है कि x इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहली बात तो x इक्वल टू हो जाएगा x प्लस वाई। समझ में बात, x प्लस वाई यानी कि हम x की जो वैल्यू है ना उसी में x और y ऐड कर दे रहे हैं और वही वैल्यू हम क्या कर दे रहे हैं, x को इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। समझ में बात, यानी कि जो हमारा पुराना वॉलेट था उसमें थोड़ा पैसा और जाएगा तो नए वॉलेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि पुराना अमाउंट और नया अमाउंट जब ऐड करेंगे, ठीक है ना। जैसे तुम्हारे पुराने वाले वॉलेट है वो मान लेते हैं वॉलेट है जो x है, ठीक, और उस वॉलेट में एक अमाउंट कोई पड़ा हुआ है, मान लेते हैं x, दैट मीन्स कुछ 10 रुपीज पड़े हुए हैं, ठीक है ना, 100 रुपीज या 1000 मान लेते हैं पड़े हुए हैं, ठीक। अब 1000 रुपीज इसमें पड़े हुए प्लस 1000 और ऐड हो गए जो कि वाई वैल्यू है, ठीक। तो एक्स की वैल्यू, तुम्हारी जो वॉलेट की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, यानी कि जो पुराना अमाउंट था प्लस नया अमाउंट वो तुम्हारे वॉलेट की नई वैल्यू हो जाएगी। तो वहीं यहीं पे यहाँ पे ये भी कर रहे हैं वही चीज, क्या कर रहे हैं कि पहले हम उनको ऐड भी कर दे रहे हैं और एक ही साथ क्या कर रहे हैं, असाइन भी किए दे रहे हैं। अब उसी तरह अगर y की देखा जाए तो यहाँ पे जो हमारा माइनस है प्लस है ना, अब इसी को हम क्या करेंगे, हर बार अपन चेंज करते जाएंगे। जो यहाँ पे हमारा प्लस है उसी को अगर हम माइनस से करते हैं रिप्लेस, जैसे माइनस हो गया यहाँ पे और यहाँ पे माइनस, यानी कि अब उसी अमाउंट से जो तुम्हारा वॉलेट था उसमें जो अमाउंट था उसी से कुछ हटा लेते हैं, ठीक। तो वो कुछ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो जो सब्ट्रैक्ट होकर बचेगा वो तुम्हारी वॉलेट की वैल्यू हो जाएगी। जैसे यहाँ पे है, जैसे x माइनस इक्वल टू वाई, समझ रही बात। अब हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करने वाले हैं, अपन उसी नंबर को, जैसे यहाँ पे जो हमारा ये था माइनस था, इसी को स्टार कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए, समझ रही बात। अब ये क्या करेगा, जो पुरानी वैल्यू थी, जो तुम्हारी एक्स की वैल्यू थी, उसी में जो नया वेरिएबल की वैल्यू है उससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो नई वैल्यू है हमारी एक्स को असाइन हो जाएगी। समझ में आई बात। फिर डिवीजन का देखते हैं, जैसे डिवीजन में भी सेम है, जैसे जो यहाँ पे स्टार है, ये स्टार जो मल्टीप्लीकेशन है ये हट जाएगा और इसकी जगह अपन क्या यूज कर लेते हैं, ये डिवीजन का। अब ये क्या करेगा, पहले तो x और y को डिवाइड कर लेगा और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही x को क्या करेगा, असाइन कर देगा, यानी कि इसके साथ ऑपरेशंस भी परफॉर्म होंगे प्लस असाइनमेंट भी जो है वैल्यूज की वो भी एक ही साथ हो जाएगी। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं एडिटर पे, सो वहां पे तुम्हारी चीजें जो है ना थोड़ी और क्लियर होंगी। अब हम आ गए अपने एडिटर पे, तो एग्जांपल नंबर 2 है जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारी चीज़ों की ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया है, एक्स और वाई की इनिशियल वैल्यू जो है इनिशियलाइज कर ली। एक्स को हमने 20 वैल्यू दे दी है और वाई को 5 वैल्यू दे दी है। अब इस चीज़ का हम अब जानते हैं, इस मैसेज के थ्रू अगर प्रिंट करवाते हैं तो हमको इसका पता चल जाएगा कि एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की कितनी वैल्यू है, ठीक। अब हम इसका जो ऑपरेशन है, ऑपरेंड्स हैं जो असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं जो कंपाउंड वाले, उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा था एडिशन था, एडिशन और असाइनमेंट, यानी कि वो ऐड भी करेगा और वैल्यू को असाइन भी करेगा, ठीक है ना। तो वो वाला सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड यहाँ पे करते हैं, ठीक है ना। वो क्या है, x इक्वल्स टू, ठीक, ये हमारा उसका कोड है। अब ये क्या करेगा, हम ये कमेंट वाला पार्ट हटा देते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारे सामने ये आ गया, यानी कि अब इसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले क्या करेगा, x की वैल्यू x प्लस इक्वल्स टू वाई। इसका मीनिंग क्या है कि x ने जो है y वैल्यू ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। x की जो वैल्यू है उसमें y ऐड हो जाएगी और x की नई वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। अब हम इसको क्या करते हैं, उससे पहले रन करते हैं, ठीक है ना। रन करने के लिए हम जानते हैं हमारी जो कमांड होती है वो पहले कंपाइल करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसके लिए पहले जावासी, ये हमारी हो गई कंपाइलेशन के लिए। फिर उसके बाद हमारी आती है जेवीएम वाली, जो जावा वर्चुअल मशीन को कॉल करते हैं। देखो इनिशियल वैल्यू ऑफ x कितना है 20, इनिशियल वैल्यू ऑफ y कितना है 5, ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, जब x में y को ऐड करते हैं तो ये स्टेटमेंट जो थी हमारी ऐड करने के लिए थी, तो हमारा आंसर हो जाता है 25। समझिए बात, ये देखिए हमारे सामने आ रहा है 25, यानी कि क्या हुआ, x में y की वैल्यू जो है ऐड हो गई है, ठीक। अब हम क्या करते हैं, इसी मैसेज को एक बार फिर से क्या करते हैं, प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए जो हमारा दूसरा ऑपरेटर था वो कौन सा था, सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है ना। प्लस के साइन पे हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और यहाँ पे क्या कर देते हैं, माइनस। अभी तक देखिए हमारी जो x की वैल्यू है यहाँ पे कितनी x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे 25 हो गई, ठीक है ना।
और हम 25 में से क्या करेंगे, 5 को फिर से निकाल लेंगे और हम इसको फिर से क्या करेंगे, कंपाइल करवाते हैं, ठीक है ना। तो कंपाइल करवाने के लिए जावा सी, ठीक, फिर उसके बाद अब क्या करते हैं, इसको अपन एग्जीक्यूट रन करते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए हमारे सामने क्या आ रहा है, 20, क्योंकि यहाँ पे हमारी x की वैल्यू हो गई थी 25। फिर हमने क्या किया, उस 25 में से फिर 7 को, जो 5 था उसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया y की वैल्यू को, तो हमारा इस तरीके से फिर से आ गया 20, यानी कि ये वाली स्टेटमेंट समझ में बात यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, फिर से उसी मैसेज को लिखते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं, डिवीजन, ठीक है ना। अब डिवीजन यानी कि यहाँ तक हमारे पास कौन सी कितनी वैल्यू है, यहाँ पे फिर से हमारी x की वैल्यू हो गई 20 और y की कितनी हो गई 5। x की वैल्यू हो गई 20 और y की वैल्यू हो गई 5। अब हम फिर से क्या करते हैं, मैसेज प्रिंट करवाते हैं और सबसे पहले हम कंपाइल करवाते हैं, ठीक है ना। कंपाइल हो गया, अब उसके बाद देखते हैं इसको रन, जेवीएम के थ्रू रन करवाते हैं। ये देखिए 4, समझ में बात। अब यानी कि यहाँ पे इसने क्या किया, इस 20 को, इसका मीनिंग क्या है कि 20 वैल्यू है वो डिवाइड हो जाएगी किससे, 20 वैल्यू डिवाइड हो जाएगी हमारी किससे से, y से, और y की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 4, और वही यहाँ पे कितना आ जा रहा है 4, क्योंकि हमारा जो डिवीजन ऑपरेटर है वो किस चीज को रिटर्न करता है, वो रिटर्न करता है क्वेश्चन को, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करने वाले हैं, अब फिर से मॉड्यूलस ऑपरेटर का एग्जांपल देखेंगे। और मॉड्यूलस ऑपरेटर जो था हमारा क्या रिटर्न करता था, मॉड्यूलस ऑपरेटर अपन लोगों को उसमें क्या रिटर्न करता था, जो उसका शेषफल होता था, यानी कि रिमाइंडर जो बचता था उसको रिटर्न करता था। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा इसका क्या रिजल्ट होता है, ठीक है ना। ये हमारा हो गया मॉड्यूलस ऑपरेटर। अब इसको कंट्रोल सेव करके क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले अपने जावा सी कॉल करते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन क्या करते हैं, इसको जेवीएम के थ्रू रन करवाते हैं। अब ये देखिए इसका 4। अब एक चीज आप नोटिस करिएगा, जब हम वहां पे इस चीज का, इस ऑपरेटर का यूज कर रहे थे, समझ में बात, जब हम अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर में इस मॉड्यूलस ऑपरेटर का यूज कर रहे थे तो अपन को क्या मिल रहा था, रिमाइंडर। लेकिन जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने अरिथमेटिक ऑपरेटर को, तो हमको कितना मिल रहा है 4। अब 4 क्यों मिल रहा है, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे हमारी हो गई थी 20, ठीक, और यहाँ पे हमारी सेम थी 5 थी। फिर यहाँ पे हमने डिवाइड किया, जब डिवाइड किया तो x की वैल्यू हमारी यहाँ से कितनी हो गई 4 भी, समझ में बात। ये वाले केस में हमारी x की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब हम क्या कर रहे हैं, x डिवाइड x मॉड्यूलो y, x मॉड्यूलो y। अब इसका मीनिंग समझ रहे हो, अब x y की वैल्यू कितनी थी 5 थी, और x की हमारी वैल्यू कितनी हो यहाँ पे हो गई थी 4, समझ में बात। इसीलिए ये रिटर्न कर रहा है 4, क्योंकि वो डिवाइड होगा ही नहीं, वो रिमाइंडर हमको रिमाइंडर क्या करता है, रिटर्न करता है, ठीक। अब हम एक बार फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे x की जो y की वैल्यू इनिशियलाइज नहीं है, इन सब को हटा के इसका एग्जांपल आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। अब इसको अपन क्या करते हैं, फिर से एक बार एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। जावा सी ये हमारा है कंपाइलेशन के लिए, फिर इसका क्या है, ये एग्जीक्यूट करने के लिए। अब हम देखते हैं हमको इसका आउटपुट क्या मिलता है। देखिए 0 मिला है, ठीक है ना। 0 क्यों मिला है, क्योंकि देखो जो x और 5 है ना, ये पूरा पूरा का पूरा डिविजिबल है ही, ठीक है ना। ये यानी कि ये पूरा का पूरा जो डिवाइड हो जा रहा है, तो हमारा रिमाइंडर कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं आया है, ठीक। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का लेक्चर था। तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर का लेक्चर था, ठीक। अब आप इसमें जो चीज़ें हैं एक बार पढ़िए और उनको इम्प्लीमेंट करिए, देन आप देखेंगे आपकी चीज़ें ना और ढेर सारी धीरे-धीरे करके और सारी चीज़ें जो है क्लियर हो जाएँगी, ठीक। आई होप आपका कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहा होगा, लेकिन आप जब उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स अभी आप फेस करेंगे वो सॉर्ट आउट हो जाएँगी, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे अनदर टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। तब तक के लिए आप इस पे प्रैक्टिस करिए और इसकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है उसको अच्छे से क्लियर करिए। बाय बाय। Hey everyone, welcome back to our channel. In this video, we are going to discuss about the relational operator. In our previous lecture, we have already discussed about the arithmetic operator and the assignment operator. In this video, we will see how we can use the relational operator in our Java code. The first most important thing is this operator is very useful for your looping concept and for your conditional statement, and as well as whenever you are going to write a program for validation, this operator is very useful. Okay, then what is the relational operator? The first thing is relational operator is used to compare two values. Okay, relational operator is used to compare the two values and evaluate their relationship and give you the answer in the form of true or false. Okay, that thing is relational operator जो है हमको रिजल्ट देता है किस फॉर्म में, ट्रू आइदर फॉल्स। ओके, दो इसके रिजल्ट जो होंगे रिटर्न होंगे, दो टाइप से होंगे। द फर्स्ट थिंग इज ट्रू, अदर थिंग इज फॉल्स। ओके,
और ये जो ऑपरेटर है यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज. ओके, फॉर एग्जांपल you have the variable that is a and a equals to 15, a equals to 5, and another where you have another variable is b and the value is 5. Okay, now we are going to compare. For comparing we are using double equals to. Okay, this is the type of operator which is used in relational operator. Then what is the replying? Then what is the output? Okay, a equals to 5. Then the value of a is 5 and the value of b is 5. Then 5 is equals to 5. That is correct. Okay, so it will return our true. Either the value of b is 6. Okay, then what is return? It will return false f. Okay, कट समझ में आ गया. ये चीज है, अगर वैल्यू जो a और b की हैं दोनों इक्वल्स टू हैं तो हमको रिटर्न होगा ट्रू, अदरवाइज वी विल गेट false. Okay, now we are going to discuss the further type of relational operator. Now we are going to discuss the type of operators. Okay, type of relational operators. The first one is equals to operator. For equals to operator we are using double equals to. For equals to operator we are using double equals to. For example, that is the part of our syntax where equals to variable 2. Okay, अब देखो यहाँ पे 5 और 5 है तो ये दोनों वैल्यूज क्या है हमारे इक्वल्स टू हैं, एक दूसरे के क्या है बराबर है, तो इसीलिए हमको रिटर्न हुआ ये ट्रू. अगर यहाँ पे एक भी वैल्यू जैसे 5 की जगह पे 6 हो जाती तो हमको मिलता फॉल्स, वी विल गेट फॉल्स. ओके, दैट इज द अनदर इज नॉट इक्वल्स टू. नॉट इक्वल्स टू दैट मींस अगर हमारी दो वैल्यूज इक्वल्स टू हैं देन ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा. और अगर नॉट इक्वल्स टू है यानी कि वो वैल्यू अगर फुलफिल कर रही है कंडीशन तो हमको क्या मिलेगा, अपन को मिलेगा ट्रू. देखो यहाँ पे इन दिस केस यहाँ पे क्या है 5 है और ये नॉट इक्वल टू 3, ये क्या कंडीशन करेक्ट है, तो क्या है ये करेक्ट है क्योंकि जो 3 है वो 5 के इक्वल नहीं है, तो हमको क्या यहाँ से मिल रहा है ट्रू मिल रहा है. ठीक है ना. फिर अदर है ग्रेटर देन दैट मींस दो वैल्यूज को लेगा, ये कंपेयर करेगा और फिर बताएगा ये कंडीशन ट्रू है हमारी या फॉल्स है. ओके, अगर जो नंबर है ग्रेटर देन साइन है तो अगर ग्रेटर देन है तो हमको रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज वी विल गेट फॉल्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो देखो 10 है, 10 ग्रेटर देन 5, दैट कंडीशन इज ट्रू देन ट्रू. ओके, देन जो है 5 से ग्रेटर देन है. देन अनदर एग्जांपल इज लेस देन. ओके, ये देखिए लेस देन है. इन दिस ये क्या करेगा, दोनों नंबर्स को कंपेयर करेगा और कंडीशन चेक करेगा क्या 10 जो है 5 से क्या है लेस देन है. यस, दैट इज करेक्ट, दैट इज इनकरेक्ट. ओके, अब यहाँ पे जो 5 है वो इससे क्या है बड़ा नहीं है, छोटा है. अगर यहाँ पे 15 होता देन वी विल गेट ट्रू. ओके, अब यहाँ पे ये फॉल्स आनी है क्योंकि ये जो हमारा 5 है वो क्या है छोटा है उससे. ओके, अब फिर आता है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू. ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का क्या सीन है, देखो ये दो इसमें ऑपरेटर एक साथ होते हैं. पहला तो इक्वल्स टू वाला होता है, फिर इसके बाद क्या होता है हमारा ग्रेटर देन होता है. अब इन दो ऑपरेटर्स में से दोनों का एक तो होता है हमारा, जैसे ये है ग्रेटर देन का तो ग्रेटर देन रहेगा और फिर रहेगा इक्वल्स टू. समझ में बात, ये पहले चेक करेगा ये वाला क्या ग्रेटर देन है. अब इस कंडीशन में देखो 10 और 10 क्या दोनों ग्रेटर देन है, नहीं, तो यहाँ से तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ से तो ये फॉल्स हो गया. लेकिन एक और ऑपरेटर है ऑन ऑपरेटर. अब और ऑपरेटर क्या है इक्वल्स टू, क्या 10 जो है 10 के इक्वल है तो इक्वल है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर ट्रू हो गया. समझ में बात. ऐसे ही हमारा क्या है, ऐसे ही हमारा होता है लेस देन वाला. ओके, लेस देन और इक्वल्स टू. अब लेस देन और इक्वल्स टू में क्या है, हमारे पास है दो वेरिएबल्स है और एक की वैल्यू है क्या है 10 और दूसरी की वैल्यू है 5. अब ये ऐसा है कि देखो 5 क्या 10 से क्या है लेस देन है और इक्वल्स टू. अब यहाँ पे देखो इक्वल्स टू वाली कंडीशन तो फेल हो गई क्योंकि 10 और 5 इक्वल्स टू नहीं. ओके, आर नॉट इक्वल्स टू. और यहाँ पे जो लेस देन वाली कंडीशन है 5 जो है लेस देन है 10 के. ठीक है ना, तो इस कंडीशन की वजह से ये क्या हो जाता है ट्रू हो जाता है. ओके, आई होप ये जो इनका ओवरव्यू था आपको समझ में आ गया होगा. अब हम इन सभी ऑपरेटर्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच ऑपरेटर वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स. So for implementing that program, we are going to our editor. For starting implementing those program, the first thing is you have to let a equals to value is 10 and the v equals to value is 15. Okay, स्टार्ट करने से पहले आप ये दो चीजें मान लीजिए, जो a की वैल्यू है हमारी क्या है 10 है और b की वैल्यू अपन की कितनी है 15 है. अब हम इंप्लीमेंट करते हैं अपने हर एक ऑपरेटर को इन और एडिटर. ओके, द फर्स्ट इज इक्वल्स टू ऑपरेटर. सो व्हाई वी आर यूजिंग इक्वल्स टू ऑपरेटर. इक्वल्स टू ऑपरेटर पर्पस है इसका टू चेक इफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल्स. ओके, अब दो ऑपरेंड्स जो हैं वो इक्वल्स टू है या नहीं है, इनको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं यूज करते हैं. और ये रिटर्न करता है अगर दोनों ऑपरेटर क्या है जो ऑपरेंड्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं तो हमको ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा. अब हम इंप्लीमेंट करते हैं, तो इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हम इंट दो वेरिएबल्स ले लेते हैं. द फर्स्ट वेरिएबल इज ए और वैल्यू उसकी कितनी है हमारी 10 है. और फिर उसका दूसरा वेरिएबल हम लेते हैं, दूसरा वेरिएबल हमारा क्या है इंट, दूसरा वेरिएबल वी लेते हैं उसकी वैल्यू हमारी 15. ठीक है,
अब हम इन दोनों वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि क्या ये दोनों हमारे वेरिएबल्स इक्वल्स टू है या फिर नहीं है। तो मैसेज प्रिंट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिस्टम, SIS, सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अपन यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब इसके अंदर क्या कर लेते हैं, मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, और मैसेज प्रिंट करवाने के लिए अपन यूज करते हैं डबल कोट्स, ठीक है ना। अब अब हम मैसेज इसके अंदर प्रिंट करवा रहे हैं, इज ए इक्वल्स टू बी, इज ए इक्वल्स टू बी। अब हमने दो वेरिएबल्स ले लिए हैं। उसके बाद मैसेज प्रिंट करवाने के लिए अपन यूज करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का। फिर उसके बाद अब हम मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं, इज ए इक्वल्स टू बी। अब मैसेज प्रिंट करवाने के बाद अपन यूज करते हैं कंकैटिनेशन का। कंकैटिनेशन के लिए इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं किस किस को, ए और बी को, और ए और बी को। अब फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स का यूज कर लेंगे, ओके। और इसके अंदर हम क्या लिख लेंगे, ए का, ए इक्वल्स टू है किसके, बी के, ओके। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपन अब हम क्या करते हैं, अपने प्रोग्राम को क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, ओके, रन करवाते हैं। हम देखिए क्या मिला है, ए इज इक्वल्स टू बी, ये क्या है, फॉल्स है। ये कंडीशन हमारी फॉल्स आ गई, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 10 है और बी की वैल्यू है 15। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू अपन क्या करें, चेंज कर दें, और ए की जगह पे हम बी की वैल्यू दोनों इक्वल टू कर दें, देन व्हाट वी आर गेटिंग अब ए इज इक्वल्स टू बी, दैट इज ट्रू, ओके। ये है हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर। आफ्टर दैट वी आर यूजिंग नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। फॉर यूजिंग नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर, वी आर, दैट इज द साइन ऑफ अवर नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर का साइन पुट कर देंगे। अब हम देखते हैं कंडीशन, क्या ये हमारा जो कोड है वो करेक्ट है या फिर नहीं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमको क्या मिल रहा है, फॉल्स, क्योंकि हमारी जो ए की वैल्यू थी हमारी 10 थी और बी की वैल्यू भी 10 ही थी, दोनों वैल्यूज इक्वल थी, इसीलिए हमको फॉल्स मिला। अगर इसमें से हम एक भी वैल्यू अगर चेंज कर दें, मान लो ए को हमने कर दिया 1 एंड बी को कर दिया 10, अब हमको क्या मिलेगा, अब हमको रिटर्न होगा फॉल्स, क्योंकि दोनों वैल्यूज क्या है, एक दूसरे की इक्वल नहीं है, और ये कंडीशन हमारी ट्रू है। अब ये देखिए, ए इक्वल्स टू बी, अब यहाँ पे क्या है, ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, ये क्या है, यहाँ पे भी हम साइन क्या यूज कर रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू। क्या हम पूछ रहे हैं, क्या ए और बी नॉट इक्वल्स टू है, तो हमको क्या मैसेज प्रिंट होगा, हम लोगों को मैसेज प्रिंट होगा कि हाँ ट्रू, क्योंकि ए की वैल्यू है हमारी 1 एंड बी की वैल्यू कितनी है, 10 है, और ये नॉट इक्वल्स टू, ये कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, ओके। आफ्टर दैट हम यूज करते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन ऑपरेटर क्या है, दो नंबर्स को कंपेयर करता है और ये बताता है कि उसमें से जो वैल्यू हम जैसे जो कंडीशन सेट कर रखे हैं कि वो कंडीशन क्या ट्रू है या फिर फॉल्स है। अब जैसे हमको देखिए दिख रहा है, जैसे ए की वैल्यू कितनी है, हमारी ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 10 है, ओके। यानी कि हमको दिख रहा है कि ए जो है बी से छोटा है। अब हम इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। मान लें ए की वैल्यू हमने ले ली है 10 और बी की वैल्यू ले ली है हमने 1। अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि हमारी ये जो कंडीशन है वो क्या ट्रू है, ए इज ग्रेटर देन बी। अब हम इसी को इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पे, ओके। और ये जो है आपको हर बार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप ये नहीं करते तो हम दूसरा मेथड बता रहे हैं आपको, वो भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। अब एग्जीक्यूट करने के लिए रन करते हैं, ठीक। अब ये देखिए, ए ग्रेटर देन बी, ये ट्रू है, क्योंकि देखो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 1 है, ये ग्रेटर देन है। अब अगर यहीं पे हमको लेस देन वाला करना हो, ये देखिए ना, चेक टू ऑपरेटर्स इज ग्रेटर देन, ओके। अब ये जो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है, क्या दोनों ऑपरेटर्स में से हमारा जो लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू है, क्या वो ग्रेटर देन है राइट हैंड वाली वैल्यू से, तो हम वहां पे इसका यूज कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, जैसे ए 10 है और बी 1 है, अब इसका साइन हम चेंज कर देते हैं। अब हम लेस देन वाला देखते हैं, ठीक है ना। अब इसी ऑपरेटर को क्या करना है, हमको चेंज कर देना है लेस देन वाला देखने के लिए। अब हम इसको रन करते हैं। अब देखिए, जो हमको ये दिख रहा है कि ए बी वाली जो वैल्यू है, यहाँ पे जो बी वाली वैल्यू है वो ए से छोटी है, और हमारा ऑपरेटर क्या है यहाँ पे, क्या ए ग्रेटर देन बी, क्या इससे बड़ा है, और हम कह सकते हैं कि बड़ा तो नहीं है, छोटा है, तो हमको क्या मिलेगा, रिटर्न फॉल्स मिलने वाला है, ओके। अब हम क्या रिटर्न मिलेगा, ये देखिए फॉल्स, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 1 है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। बेसिकली हम क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स को, ठीक है ना, यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर, कि क्या उनके बीच में रिलेशन है, क्या इक्वल्स टू है, क्या ग्रेटर देन है, क्या नॉट इक्वल्स टू है, ओके। आफ्टर दैट देख लिया हमने लेस देन वाला। अब हम क्या देखते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब इसमें से दो कंडीशन है, अगर एक ही हमारी क्या होगी, फॉलो हो जाएगी, तो हमारा पूरा प्रोग्राम क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वो अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले तो हमारे ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। अब ये देखिए, ए की वैल्यू क्या है, 10 है और बी की वैल्यू 1 है, तो इक्वल्स टू नहीं है, यानी कि यहाँ पे इक्वल्स टू तो नहीं होगा। लेकिन क्या है, ए ग्रेटर देन बी, ये भी है, ग्रेटर देन का भी साइन है, तो क्या देखो, ए की वैल्यू ग्रेटर देन है बी, तो यहाँ पे देखो ए 10 है और बी की वैल्यू 1 है। सो डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि हाँ, ए जो है ग्रेटर देन है बी से, तो यहाँ पे हमको मिलने वाला है ट्रू, ओके।
अब हम इसको क्या करते हैं, इसकी रन करके देख लेते हैं। देखिए ए इज ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी, दैट कंडीशन इज ट्रू। ओके, अब अगर फिर उसके बाद हमारा आता है कौन सा, लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल्स टू यहाँ पे हम क्या करेंगे, साइन इसका जो है ग्रेटर देन की जगह पे लेस देन कर देंगे, और यहाँ पे भी हम क्या ग्रेटर देन के प्लेस पे लेस देन कर देंगे। अब देखिए क्या ए और बी दोनों वैल्यू इक्वल है? नहीं इक्वल है। लेकिन क्या ए की वैल्यू बी से बड़ी है? हाँ। तो हमने लेकिन यहाँ पे क्या किया है, बी को बड़ा कर दिया है, बी की वैल्यू को हमने क्या बड़ा कर दिया है। अब हम इस प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, ए ग्रेटर देन बी, क्या है, बी ग्रेटर देन ए। क्या बी की वैल्यू ए से बड़ी है? नहीं बड़ी है। और हम इसमें क्या कंडीशन ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, अपन को फॉल्स मिलेगा, क्योंकि बी की वैल्यू क्या थी, छोटी थी। देखिए बी की वैल्यू जो है 1 है, लेकिन हमने क्या इसमें बी की वैल्यू को क्या कर दिया, ग्रेटर देन कर दिया, इसीलिए हमको इससे फॉल्स मिल रहा है। अब देखिए इसने क्या इंपॉर्टेंट चीज थी कि सभी में हमको आउटपुट जो मिलता था ट्रू और फॉल्स में मिलता था। ओके, और इसमें एक चीज हम यहाँ पे जो है ना ये यूज कर रहे हैं, तो आप इसको नहीं यूज करिए तब भी चल जाएगा। वो कैसा वे है जहां हम ना यूज करें, तो वो वे ये है कि हम क्या करते हैं, बूलियन ले लेते हैं, और बूलियन लेके हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली बूलियन अगर हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं डाटा टाइप, तो हम इसको अपना यहाँ पे जो वेरिएबल होगा उसको यहाँ पे तो बेसिकली होगा क्या, कंकैटिनेशन की मदद से हम यहाँ पे उस वेरिएबल को लेकर के वैल्यू भी क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, बूलियन। ओके, बूलियन। अब हम क्या कर लेते हैं, रिजल्ट आर यहाँ पे कर लेते हैं, आर इक्वल्स टू हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट्स का यूज कर लेंगे, और हम जो यहाँ पे कर रहे हैं ना उसी को अब हम यहाँ पे करने लगेंगे। ओके, जो यहाँ पे हम कर रहे थे अभी कितनी देर से, उसी को हम यहाँ पे अपने कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या करेगा, रिजल्ट कैलकुलेट कर देगा, और हम सिंपल यहाँ का क्या कर लेते हैं, आर को प्रिंट करवा लेते हैं। अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमको जो प्रीवियस आउटपुट मिल रहा था वही आउटपुट, सॉरी यहाँ पे हमारा सेमीकोलन छूट गया। अब देखिए जो प्रीवियस आउटपुट जो हमको जहाँ वैसे मिल रहे थे वो भी वैसे ही यहाँ पे हमको मिलेंगे। अब ये देखिए फॉल्स, तो सिंपल आप हर इतने यही कर सकते हैं, आप यहाँ पे सिंपल यही करिए, चेंज करिए, और यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इसकी जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आर को असाइन हो जाएगी, जो हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। तो यहाँ पे आर जो उसको वैल्यू मिल जाएगी, और वही वैल्यू कंकैटिनेशन की मदद से यहाँ पे हमको शो हो जाएगी। ओके, तो ये था रिलेशनल ऑपरेटर के बारे में। आई होप आप जो रिलेशनल ऑपरेटर है आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आई विल प्रोवाइड यू द सम क्वेश्चन से, ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन में प्रोवाइड करूंगा, और डिटेल डॉक्यूमेंटेशन इसका प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसको आप रीड कर सकते हैं, जिसमें कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट भी है। और इसमें एक जो रिमेंबर रखने वाली बात है कि अगर आप इसको यूज करने के लिए जाते हैं तो आपका जो ये है, पहली चीज तो ये सिर्फ न्यूमेरिक डाटा पे वर्क करेगा, ठीक है ना। ये जो है हमारा सिर्फ न्यूमेरिक डाटा पे, न्यूमेरिकल वैल्यूज पे वर्क करता है। और अगर आप यूज करने जाते हैं जैसे स्ट्रिंग वगैरह पे, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। और वो एक्स्ट्रा वर्क क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट S1 डॉट इक्वल्स टू S2 लिख रखा है, ठीक है ना। जैसे आपके पास सामने दो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग 1 S1 है, और इसमें न्यू स्ट्रिंग है हेलो लिख रखा है, S2 दो स्ट्रिंग है जिसमें आप क्या लिख रखे हैं, हेलो लिख रखे हैं। अब दोनों देखो, हेलो और हेलो दोनों में स्ट्रिंग नंबर ऑफ जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो दोनों इक्वल है। तो आप दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, क्या इक्वल है, ये देखिए यहाँ पे S1 इक्वल्स टू S2, तो यहाँ पे ये फॉल्स आएगा, क्योंकि ये कंपेरिजन सही नहीं है। अगर आप स्ट्रिंग का यूज करने जाते हैं तो S1 डॉट इक्वल्स टू S2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, फिर दूसरी थिंग ये है कि जो बूलियन रिजल्ट्स हैं, ये सबसे बड़ी बात कि जो रिजल्ट्स अभी तक हमने देखा ये हमको बूलियन में रिटर्न कर रहा है। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन था, ये था ऐसा कि रिलेशनल ऑपरेटर में कैसे यूज करते हैं उसको, डिफरेंट टाइप्स उसके क्या हो सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके जो अनदर टाइम है ऑपरेटर्स के, लॉजिकल ऑपरेटर वगैरह, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं प्रोवाइड करूंगा डॉक्यूमेंटेशन और उसकी प्रैक्टिस से, जो कि अपने डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वहां पे मैंने उसके सॉल्यूशंस को भी एक्सप्लेन कर रखा है अपने डॉक्यूमेंटेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। Welcome to all of you. In this video, we are going to see what is the increment and the decrement operator in Java. In our previous lecture, we have already discussed about the arithmetic operator, assignment operator, and the relational operator. In this video, we will see increment and the decrement operator. The first major thing is increment and the decrement operator comes under the unary operator. Unary operator, that means the operator which are applicable on one operand. That means in that case, there is only one operand. Okay. So first thing, what is the increment and what is decrement?
अब इंक्रीमेंट दैट मीन्स इंक्रीज सम वैल्यू, दैट मीन्स कुछ वैल्यू उसमें इंक्रीज करना। ओके, तुम्हारे पास कोई एग्जिस्टिंग वैल्यू होगी उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ इंक्रीज करना। देन अनदर थिंग इज डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज डिक्रीज सम वैल्यू। ओके, इन दिस केस the increment and the decrement operator is used to decrease or increase the value by 1। ओके, जैसे जो वैल्यू है आपकी, अगर आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे तो वो वैल्यू किससे सिर्फ एक क्या होगी, एक इंक्रीमेंट होगी या फिर एक डिक्रीमेंट होगी। सपोज दैट जैसे जो सब्सक्राइब का बटन है, आप अगर उसको प्रेस करेंगे तो जो सब्सक्राइबर है वो इंक्रीज होंगे किससे, बाई 1। अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो बाई 1 इंक्रीज होगा, और अगर आप सब्सक्राइब हो उसको अनसब्सक्राइब करेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा बाई 1। समझ में बात? ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का मीनिंग। ओके, अब देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर सबसे पहले बात करते हैं डिटेल में। पहले इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, ये क्या करता है, वैल्यू को इंक्रीज कर देता है बाई 1। ओके, इन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीजेस द वैल्यू बाई 1। ओके, अब देखो इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी जब जाएंगे तो ये दो टाइप के होते हैं फर्दर, वो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट, ये दोनों। अब इन दोनों का मीनिंग क्या है, ठीक ना, पोस्ट इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट का मीनिंग। तो ठीक है ना, तो पोस्ट इंक्रीमेंट दैट मींस एक्स प्लस प्लस। ओके, तो पहली थिंग तो ये कि जैसे जो ये ऑपरेटर है कैसे होते हैं, जैसे एक्स प्लस प्लस कर दिया, ठीक है ना, तो ये अपना इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा, और अगर इसी के बाद एक्स माइनस माइनस कर दिया तो ये हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। ये पहली थिंग है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं इसके डिटेल में इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में और फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। ठीक है ना, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यूज को बाई 1 क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यूज को बाई 1 डिक्रीज कर देता है। और इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होते हैं मेनली दो टाइप्स के होते हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट एंड पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, इसी तरीके से जो हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर होगा वो भी दो टाइप्स के होंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट एंड प्री डिक्रीमेंट। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट के बारे में। फर्स्ट यूज और असाइन द वैल्यू देन इंक्रीज इट। ये देखिए, फर्स्ट यूज द वैल्यू यानी कि पहले वैल्यू को यूज करेगा, देन उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सपोज दैट मेरा चैनल है टेक स्टोन, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मेरा जैसे आज वीडियो अपलोड हुआ तो आपने क्या किया, इसको पहले देखा, ठीक है ना, यानी कि जो वैल्यूज थी उसको आपने यूज कर लिया, मेरा जो वीडियो था उसको आपने यूज कर लिया। अब वीडियो देखने के बाद क्या किया आपने, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, तो मेरा चैनल बाई 1 क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। लेकिन पहले आपने क्या किया, वीडियो को देखा, देखने के बाद उसको सब्सक्राइब किया, यानी कि पहले तो आपने मेरे वीडियो को यूज किया, देन क्या किया, इंक्रीज किया। ठीक है ना, तो यानी कि इस केस में क्या होगा, अगर x प्लस प्लस है तो इसमें पहले वैल्यूज को क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा या कि असाइन किया जाएगा। देन उसके बाद क्या होगी, वैल्यू को इंक्रीज किया जाएगा। समझ में, वैल्यू इंक्रीज, जैसे आपने सब्सक्राइब किया तो हमारा सब्सक्राइबर क्या एक बढ़ गया, यानी कि बाई 1 इंक्रीज हो गया। ओके, अब दूसरा केस देखते हैं, जैसे जो हमारा होता है क्या, पहले जो प्री इंक्रीमेंट है, इसमें क्या होगा, जैसे हमने वीडियो अपलोड की तो आपने वीडियो देखे बिना ही पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है ना, यानी कि जो वैल्यू है पहले इंक्रीज हो गई, देन उसके बाद आपने क्या किया, यूज किया मेरे वीडियोस का, फिर वीडियोस को वॉच किया। ओके, यानी कि उसका जस्ट अपोजिट, इसमें पहले सब्सक्राइब किया, देन आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। और सबसे बड़ी थिंग जो इन दोनों ऑपरेटर्स की है कि वैल्यू जो है इंक्रीज होगी बाई 1 ही, आप वो प्री इंक्रीमेंट हो या फिर पोस्ट इंक्रीमेंट, दोनों में वैल्यू बाई 1 इंक्रीज होगी। दैट थ्योरी इज इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। अब प्रैक्टिकल की बात करते हैं, इतना थ्योरी हमारा क्या है, इनफ है एग्जाम्स के लिए। अगर एग्जाम्स हैं आपके यूनिवर्सिटी में या फिर कॉलेज वगैरह जैसे भी हो, तो आप इतना थ्योरी लिख सकते हैं, फिर उसका एग्जाम्पल्स को आप उसमें डिफाइन कर दीजिए, देन योर आंसर इज परफेक्ट। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम्पल 1 की, ठीक है ना, तो एग्जाम्पल्स की जब हम बात करते हैं तो अपने एडिटर पे चलते हैं, जहां पे हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस करेंगे एज वेल एज उनका प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब अपन आ गए हैं अपने एडिटर पे, अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक, इंक्रीमेंट वाले। पहला एग्जाम्पल है, सपोज दैट आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, दो वेरिएबल्स हैं आपके पास, पहला तो है इंट ए, ठीक है ना, या फिर इंट एक्स, और इंट एक्स की स्टार्टिंग में वैल्यू है 5। ओके, फिर दूसरा वेरिएबल है आपका वाई, ठीक है ना। अब ये तो अपन के वेरिएबल हुए, फिर इस केस में अपन क्या कर रहे हैं, y की वैल्यू को इक्वल टू कर दे रहे हैं x प्लस प्लस के, ठीक है ना। अब इसमें अपन ने क्या किया, y इक्वल टू क्या कर दिया, x फिर प्लस प्लस। ओके, ये कर दिया, और उसके बाद अपन हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू क्या करेंगे, प्रिंट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले थिंग आप ये बताइए, जैसे हमने क्या किया यहाँ पे, x इक्वल टू 5 कर दिया और y रख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यू को जो x प्लस प्लस वाली वैल्यू है उसको असाइन कर रहे हैं, किसको, अपन y को, ठीक है ना। ये देखिए, जहां पे x प्लस प्लस वाली जो वैल्यू है अपन किसको असाइन कर रहे हैं, y प्लस प्लस को। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जो x प्लस प्लस वाली वैल्यू है वो y को असाइन हो जाएगी, और यूजिंग दिस स्टेटमेंट हमारे सामने y की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। अब देखो
एक्स प्लस प्लस का मीनिंग मैंने क्या कहा था कि इस केस में क्या होगा, ये आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट यूज द वैल्यू, क्या बोल रहा है, जो एक्स प्लस प्लस वाला होता था ये पहले वैल्यू को यूज करता था, ठीक है ना। यूज केस मीन्स दैट पहले वैल्यू को क्या करता था, असाइन करता था। तो ये ऑपरेटर क्या करेगा, पहली इसकी वैल्यू जो है एक्स की वैल्यू को वाई को असाइन कर देगा। यानी कि जो एक्स की वैल्यू है कितनी, एक्स की यहाँ पे कितनी वैल्यू है, 5 है, तो 5 वो वैल्यू वाई को मिल जाएगी। फिर उसके बाद क्या करेगा, एक्स की वैल्यू को क्या कर देगा, बाई वन ये क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एक बार एक्स वाले जो एक्स की वैल्यू है उसको भी अपन प्रिंट करवा लेते हैं। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू है पहले इसको असाइन हो जाएगी, फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई वन इंक्रीज हो जाएगी। समझ में, तो फिर क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो इस हिसाब से पहले हमारी एक्स की वैल्यू क्या थी, 5 थी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है, वाई की 5, लेकिन यहाँ पे y की वैल्यू हमारी 5 नहीं होगी, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। यहाँ पे वैल्यू 5 ना होकर के यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू रहेगी, यहाँ 6 ना रह के 5 रहेगी, ठीक है ना। ओके, अब इसको क्या करते हैं, पहले कंपेरिजन करते हैं। ओके, 5 एंड 6, ठीक है ना। अब हमारा क्या था कि जो y की वैल्यू कितनी थी, 5 थी, ठीक है ना। ये देखो 5 आ गई, फिर इसके बाद क्या था, x की वैल्यू हम प्रिंट करवा रहे हैं, तो x की हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके, तो यानी कि ये पहले क्या करेगा, वैल्यू को यूज करेगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, उसकी वैल्यू बाई 1 इंक्रीज कर देगा। ओके, अब इसी पे अपन दूसरा एग्जांपल में मान लो x की जगह पे हमारा कोई वेरिएबल है क्या, 5 a है, फिर इसकी जगह पे हमारा 10 है। ओके, और फिर y के प्लेस पे हमारा वेरिएबल y ना होकर के b है। अब हम क्या करते हैं, b को हम वैल्यू असाइन कर दे रहे हैं किसकी, a प्लस प्लस की। ओके, a प्लस प्लस की वैल्यू असाइन कर दी है। अब फिर यहाँ पे y की प्लेस पे हमारा b आ गया, और फिर x की प्लेस पे हमारा कितना आ गया, x के प्लेस पे आ गया हमारा a। तो इस हिसाब से आपकी b की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पहले तो वैल्यू यूज करेगा, दैट मीन्स b को जो वैल्यू मिलेगी 10 मिलेगी, सो दैट यहां से हमारा कितना प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। आफ्टर दैट ये क्या कर रहा है, वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है। अब वैल्यू को इंक्रीज करेगा, सो दैट यहाँ पे जो हमारा 10 था वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। देखिए हमारा जो x की b की वैल्यू थी, हमने क्या कहा था 10 हो जाएगी, और b की वैल्यू 10 हो गई, और a की वैल्यू बाई 1 इंक्रीज हो गई। सो दैट यहाँ पे हमारी जो वैल्यू थी किसकी, a की, वो हमारी कितनी हो गई, 11 हो गई। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये दूसरा एग्जांपल है। अब एग्जांपल नंबर थर्ड देखते हैं। तो ये तो हो गया जिसमें दो हमारे पोस्ट इंक्रीमेंट वाले थे ना, है ना। ये पोस्ट इंक्रीमेंट वाले अपन ने देख लिए। अब बात करते हैं अपन प्री इंक्रीमेंट वाले की, ठीक है ना। प्री इंक्रीमेंट वाला कैसे वर्क करता है। ओके, अब देखो प्री इंक्रीमेंट वाले पे बात करने के लिए, मान लो यहाँ पे जो हमारा ए है, अब इस प्लेस पे अपन क्या कर देते हैं, पहले प्लस प्लस साइन कर देते हैं, देन ए कर देते हैं। अब ये जो हमारा होता है ना, ये होता है प्री इंक्रीमेंट के लिए। ओके, जो पहला था ए प्लस प्लस, वो क्या था, पोस्ट इंक्रीमेंट के लिए। प्री प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में। ओके, अब इन दिस केस अब देखिए यहाँ पे आपका प्लस प्लस है, तो अब आप ये बताइए बी की यहाँ पे वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू क्या होगी और ए की क्या होगी, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ आपको, देखो मैंने क्या कहा था, आप पहले वीडियो मेरा देख लीजिए, ठीक है। यानी कि पहले आपने वीडियो क्या किया, मेरा यूज कर लिया, देन हमारे चैनल को क्या किया, सब्सक्राइब किया, ठीक है ना। यानी कि पहले रिसोर्स को यूज किया है, ठीक, फिर उसके बाद क्या किया, सब्सक्राइब किया। लेकिन मैंने दूसरा वाला क्या बताया था, पहले आपने क्या किया, चैनल को बिना देखे ही सब्सक्राइब कर लिया, यानी कि वैल्यू तो पहले ही आप इंक्रीज कर दी, फिर उसके बाद क्या किया, यूज किया उसको, वीडियोस को देखा। सो दैट यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है, अब ये क्या करेगा, पहले ही वैल्यू को क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है ना, देन असाइन करेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो पहले वैल्यू क्या है, ए की 10 थी, ठीक है ना, ए की 10 थी, तो इंक्रीज करेगा, और इंक्रीज कितना होगा, बाई 1। सो दैट यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, और इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है, इसीलिए यहाँ जो हमारी राइट हैंड की वैल्यू है 11, वो हमारे लेफ्ट हैंड वाले को मिल जाएगी। सो दैट द वैल्यू ऑफ बी इज इक्वल्स टू 11। तो यहां से हमारी बी की वैल्यू जो है 11 प्रिंट होगी, और ए की वैल्यू तो इंक्रीज हो ही चुकी है, इसलिए यहाँ पे हमारा ए भी क्या होगा, 11 होगा। अब इस चीज को हम क्या करते हैं, पहले कंपाइल करवा लेते हैं। ओके, सो दैट देखिए यहाँ पे हमारी बी की भी वैल्यू कितनी है, 11 है, और ए की भी वैल्यू 11 है, क्योंकि दोनों ही बाई 1 इंक्रीज हो चुके हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ यूजिंग प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे जो वैल्यू है बी की वो हमारी हो जाती है 11, और ए की वैल्यू हमारी तो इंक्रीज हो ही गई है, ठीक है ना। फिर इस पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी जो कमांड है इस पे वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है ना। मान लो इसको वाई कर लिया, ओके, और यहाँ पे जो हम पहले ये ले रखे थे, मान लो 50 ले लेते हैं। ओके, 50 ले लिया, फिर यहां से हमने क्या किया, इसको इंक्रीज, इसको हटा करके हमने क्या कर लिया, एक्स कर दिया। ओके, अब फिर यहाँ पे क्या कर दिया हमने, वाई। अब हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस प्लस, यानी कि प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक, वाई। तो यहां से अब देखो वाई की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए थी, और एक्स की वैल्यू क्या प्रिंट होनी चाहिए थी। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे तो हमारी इंक्रीमेंट होगी, 50 से 51 हो जाएगी, और फिर एक वाई की जो वैल्यू है वो भी कितनी हो जाएगी, 51। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं इस चीज को।
हाँ एग्जीक्यूट। अब देखो 51 51, अब देखो दोनों चीजों में कितना डिफरेंस आ रहा है। जो हम प्रीवियस सेम कर रहे थे तो उसमें 51 52 जो मतलब एक का अंतर आ रहा था, डिफरेंस आ रहा था वन का, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, डिफरेंस नहीं आ रहा है। समझ में एक बात। अब ऐसे ही एग्जांपल नंबर 4 है आपके सामने, क्या है, आप ऐसे ही इसी पे प्री इंक्रीमेंट है और एग्जांपल नंबर ये 5 है, ठीक है ना, नंबर मिस्टेक हो गई, ये 5 है। आप इसको भी करके देख सकते हैं। ओके, अब जब आप करिएगा इसको, आप ये वाला आउटपुट मत देखिएगा, ये वाला आउटपुट मैंने भटकाने के लिए दिया है सभी उसमें, ठीक है ना, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है थोड़ी और हो। मैंने सब में ऐसे ही किया है। ओके, ये देखिए सब में एक ही चीज फॉलो की है, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप मैं करेक्ट बता दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा प्रैक्टिकल करवाने का। ओके, तो आप इस चीज को क्या करिए, एक बार ट्राई करिए, ठीक। फिर अब बात करने जा रहे हैं अपन किस चीज के बारे में, डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। जैसे मैंने कहा था, इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाई वन इंक्रीज कर देता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर बाई वन डिक्रीज कर देता है। सो अब बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। इस डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीज द वैल्यू बाई वन, इट ठीक, इट डिक्रीजेस द वैल्यू बाई वन। ये क्या करेगा, वैल्यू को बाई वन डिक्रीज कर देगा। ओके, ये वैल्यूज को बाई वन डिक्रीज कर देता है। जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास टू टाइप्स के होते थे, वैसे ही हमारे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी टू टाइप्स के होते हैं। पहला है पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, फिर प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दैट मीन्स इन दोनों केस में वैल्यू जो है बाई वन डिक्रीज होगी। लेकिन जो हमने बताया था उसमें, जैसे उसमें टर्म्स अलग होती थी, थोड़े कंडीशन अलग होते थे, वैसे इसमें भी होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट के बारे में। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट यूज द वैल्यू देन डिक्रीज इट। जैसे वो पहले क्या करता था, पहले वैल्यू को यूज करता था फिर इंक्रीज कर देता, वैसे ये वैल्यू को पहले यूज करेगा फिर डिक्रीज कर देगा। और प्री डिक्रीमेंट क्या है, पहले तो वैल्यू को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है ना, पहले वैल्यू को डिक्रीज करेगा फिर उसका यूज करेगा। यूज दैट मींस असाइन करेगा, और असाइन किसको करेगा, वो जो वेरिएबल होगा उसके लेफ्ट हैंड साइड पे। ओके, सेम यही है। ये पोस्ट डिक्रीमेंट क्या करेगा, पहले तो वैल्यू को क्या करेगा, यूज करेगा। यूज दैट मींस असाइन करेगा किसको, जो उसके लेफ्ट हैंड पे क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे, यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। देन उसके बाद क्या करेगा, जो राइट हैंड पे होगा, जो भी हमारा ऑपरेंड्स, उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। उसमें बढ़ाता था, इसमें घटा देगा बाई वन। अब इस चीज को अपन अपने एडिटर पे अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। अब अपन बात करते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, जिसमें हमारा रहेगा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा हम चेंजेस कर लेते हैं। डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसलिए अपन क्या करेंगे, माइनस माइनस का यूज करेंगे। ओके, अब समझ लो हमारी x की जो वैल्यू थी 50 थी और y की कितनी, y कुछ नहीं था, एक वेरिएबल था। अब हम क्या कर रहे हैं, y वेरिएबल को साइन कर दे रहे हैं कौन सी वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है ना। अब x माइनस माइनस है, तो मैंने माइनस माइनस में पहले क्या कहा था, ये हमारा पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। और पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले वैल्यू को यूज किया जाता है, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले वैल्यू को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, देन इंक्रीमेंट होता है। तो पहले तो वैल्यू को यूज करेगा, तो यानी कि यहाँ पे तो x की वैल्यू कितनी है, 50 है, तो पहले तो ये जो 50 वैल्यू है x की, वो y को असाइन हो जाएगी। तो यहाँ से वैल्यू की इसकी जो है प्रिंट हो जाएगी हमारी 50। आफ्टर दैट यहाँ जो x की वैल्यू है, अब देखो यहाँ पे तो इंक्रीमेंट हो गई x की वैल्यू, ठीक है ना। अब x माइनस माइनस सॉरी डिक्रीमेंट हो गई, तो x की यहाँ पे जो माइनस माइनस है, दैट मीन्स यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 49। ओके, अब इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखिए हमारी जो जो y की वैल्यू है हमारी 50 हो गई और x की 49 हो गई, क्योंकि y के इसमें हुआ इसलिए क्योंकि ये पहले वैल्यू को यूज किया है, उसके बाद क्या किया है, वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ है। ओके, इसी तरह एक दूसरा और एग्जांपल ले लेते हैं। उस एग्जांपल में क्या, x ये रख लेते हैं और फिर इसकी वैल्यू कितनी रख लेते हैं, 15 मान लो, 14 रख लेते हैं, ठीक है ना। फिर एक वेरिएबल लेते हैं b, और b वेरिएबल को अपन को क्या कर रहे हैं, a जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को असाइन कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि a माइनस माइनस, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारा क्या, पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, तो इसकी जो वैल्यू है पहले b को असाइन हो जाएगी, ठीक। तो असाइन होके इस वाले स्टेटमेंट से हमारा b की वैल्यू 14 प्रिंट होगी। ओके, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये यहाँ पे जो ए माइनस माइनस है, दैट मीन्स ये यहाँ पे जो इसकी वैल्यू होगी, ये वाली जो इसकी वैल्यू है यहाँ से, वो इसको क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। और डिक्रीज करके कितना कर देगा, हमारी जो 13 है ना, जो 14 है उसको 13 कर देगा, क्योंकि माइनस माइनस ऑपरेटर क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। और ये क्या करता है, वैल्यूज को बाई वन डिक्रीज कर देता है, समझिए बात। इसलिए यहाँ पे जो है हमारा, इसकी बी की वैल्यू तो हमारी रह जाती है कितनी, 14, और जो ए यहाँ पे होगा ना, ए जो होगा उसकी वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ए वाली वैल्यू हो जाएगी अपन की कितनी, यहाँ से 14 से कट के 13। समझ में बात। अब इस चीज को देख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ए अपना जो है, ए है या बी है, हाँ ए है, उसको प्रिंट करके अब एग्जीक्यूट करवाते हैं। ओके, तो अब देखिए एग्जीक्यूट होके जो हमारी y की, b की वैल्यू थी वो 14 आ गई, और
ए की जो वैल्यू थी हमारी कितनी आ गई, 13 आ गई। ओके, तो ये थे हमारे पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं अपन प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। प्री डिक्रीमेंट दैट मीन्स जिसमें पहले वैल्यूज को क्या होगा, असाइन होगा, सॉरी डिक्रीमेंट होगा, ठीक है ना, यानी कि वैल्यूज को क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, उसका यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे जो ए है ये हम माइनस माइनस ए कर देते हैं। दैट मीन्स इसका मीनिंग क्या होगा कि वैल्यू जो यहाँ पे है ए की जो वैल्यू यहाँ पे 14 है, उसको पहले ये क्या करेगा, ए माइनस माइनस डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करके 14 से क्या कर देगा, 13 कर देगा। आफ्टर दैट जो ये 13 वैल्यू है जो राइट हैंड पे, वो असाइनमेंट ऑपरेटर माइन ये जो इक्वल्स टू है, इसके जरिए बी को असाइन हो जाएगी और बी को असाइन होके कितनी हो जाएगी यहाँ पे 13। बात क्लियर है? तो अब हम यहाँ पे जो बी की वैल्यू है इसे प्रिंट करवाते हैं कितनी होगी और ए की कितनी होगी हम देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए जो यहाँ पे वैल्यू थी हमारी, जो देखिए कितना डिफरेंस है। जो हम पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते थे तो हमारी वैल्यू जो बी की थी उसमें कोई चेंजेस नहीं आते थे, यानी कि इस वाली वैल्यू में ना, यहाँ वाली वैल्यू में जो हम यूज करते थे वहां पे कोई वो नहीं आता चेंजेस, ठीक है ना, लेकिन नीचे वाले में आता था डिक्रीज होके, ठीक है ना। लेकिन इस केस में क्या है, देखिए यहाँ पे वैल्यू ना ये भी 13 हो गई और ये भी 13 हो गई, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जांपल और लेके देख लेते हैं। जैसे x ले लेते हैं, x इक्वल टू हम कितनी 50 वैल्यू ले लेते हैं, ओके ना। x इक्वल टू 50 ले लेते हैं और y एक वेरिएबल अनदर ले लेते हैं और इस अनदर वेरिएबल में क्या करते हैं, y को वैल्यू असाइन कर देते हैं, कौन सी, x वाली वैल्यू असाइन कर देते हैं। अब चूंकि x में है कौन सा, प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर, सॉरी प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है ना। अब x है प्री डिक्रीमेंट ऑपरेटर, दैट मीन्स ये क्या करेगा, पहले x की जो वैल्यू है उसको बाई 1 डिक्रीज करेगा, सो दैट यहाँ पे हमारी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यू हमारी हो जाएगी 49, ठीक है ना। अब ये 49 वैल्यू जो होगी हमारी असाइन हो जाएगी y वेरिएबल को, सो दैट यहाँ पे हमारा क्या होगा, जो ये y है इस पे कितना हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी हमारी 49, ओके। और चूंकि जो हमारा x था ऑलरेडी बाई 1 डिक्रीज हो चुका है, इसलिए यहाँ पे भी हमारी कितनी हो जाएगी वैल्यू 49, ओके। अब इस चीज को अपन एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये देखिए 49 और 49 दोनों में क्या है, सेम वैल्यूज आ गई है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स ये वीडियो था हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में। आई होप ये जो लेक्चर है आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर थोड़ी प्रैक्टिस करिए, मैं इसका जो नोट्स है और नोट्स की जो पीडीएफ और प्रैक्टिस सीट है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको यूज कर सकते हैं। और अगर चीजें नहीं समझ में आई है, रिपीट करिए और उसको थोड़ा प्रैक्टिस के साथ फिर से यूटिलाइज करिए वीडियो को। आई होप जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Everyone, welcome back to the channel. In today's video, we are deep diving into the logical operators. In our previous lecture, we have already discussed what are the relational operator, what are assignment operator, and how we can use in the Java programs. I think for your kind information, you have to know that the logical operators are very crucial for your decision making type of program or codes, and to control the flow of your program or code. The logical operators are playing a very important role, so you have to know how can implement those operator in your program and control the flow of our program. So we are starting from the definition of the logical operator. If you are going to study that lectures, then you have to knowledge about the logic gates. In the logic gates, you have to knowledge about and operator, and logic gate, or logic gate and not, okay. And you have to knowledge about the relational operator, how we can use relational operator in our Java program, and what kind of relational operators are used, okay. These are some requirement things which is you have to know. Okay, so first thing we are starting from the definition. What is the logical operators? So basically logical operators are the operators, okay, which is evaluates the expression, okay. जैसे हम रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करते थे, अपन एक कंडीशन को चेक करते थे, इवेलुएट करते थे, और वो कंडीशन हमारी ट्रू है या फिर फॉल्स है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता था, हमको रिटर्न करता था उसका ट्रू और फॉल्स। अगर वो कंडीशन है, कंडीशन क्या हो रही है, फुलफिल कर रही है, तो अपन को ट्रू मिलता था, अगर हमको फॉल्स मिलता था, ओके। सो लॉजिकल ऑपरेटर भी क्या करेगा, हम लोगों को रिटर्न करेगा वैल्यूज बूलियन रिजल्ट्स, दैट मींस ट्रू और फॉल्स, इट विल रिटर्न ट्रू और फॉल्स, ओके। यानी कि इसमें क्या होगा, उसमें हमारी केवल एक कंडीशन होती थी, इसमें कई सारी मल्टीपल कंडीशन होंगी, और उससे क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी। एक्सप्रेशन मैंने कहा था जब जहां पे कई सारे ऑपरेंड्स मिलके एक वो कई सारे ऑपरेंड्स मिले, ठीक है ना, यूजिंग द ऑपरेटर्स, तो वो जो होती है ना, वो हमारी होती है एक्सप्रेशन।
सो यहाँ पे भी कई सारी हमारी कंडीशन होंगी, मल्टीपल कंडीशन होंगी, और उनको क्या करेगा ये इवेल्युएट करेगा। ओके, यू कैन सी दैट इवेल्युएट करेगा, और क्या होगी इन एज सिंगल एक्सप्रेशन समझ के इवेल्युएट करेगा। यानी कि जैसे ऐसे कह सकते हो एक्स प्लस वाई फिर प्लस जेड, ठीक है ना, ये ऐसे कई सारे उसमें रहते हैं, ठीक है ना। तो यही इसी तरीके से क्या करेगा ये एक सिंगल एक्सप्रेशन उसको समझ के क्या करेगा ये इवेल्युएट करेगा। ओके, देन इट इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। अब जैसे आप जब डिसीजन मेकिंग वाले आप प्रोग्राम्स बनाएंगे, डिसीजन मेकिंग दैट मीन्स जैसे आप स्टूडेंट ग्रेड का प्रोग्राम बना रहे हो, ओके, नाम तो सुना ही होगा आपने, ठीक है ना। जैसे स्टूडेंट ग्रेड का यूज करने जा रहे हैं, प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, ओके, और आपसे जैसे उसमें क्या है कि इतने नंबर है तो आपको ए ग्रेड मिलेगा, जैसे ग्रेटर देन 90 हो या 90 के इक्वल हो तो आप ए ग्रेड मिलता है, या 80 के ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो बी ग्रेड मिलता है। ओके, तो ऐसे करके उसमें कंडीशंस है। अब क्या होगा ना, कई टाइम आपके पास ऐसा होगा कि कई सारी उसमें कंडीशंस होंगी, तो वहां पे आप रिलेशनल ऑपरेटर नहीं यूज कर सकते, लेकिन वहां पे आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करेंगे, सो दैट आपका प्रोग्राम क्या है डिसीजन मेकिंग बनेगा, आप उसके फ्लो को क्या करेंगे कंट्रोल कर पाएंगे। ओके, अब इसके टाइप्स पे डिस्कस करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लॉजिकल ऑपरेटर के बेसिकली तीन ही टाइप होते हैं, पहला होता है एंड और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ओके, तो पहले लॉजिकल एंड ऑपरेटर देख लेते हैं होता क्या है। तो सबसे पहली बात, रिटर्न्स ओनली ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। ओके, तो ये चीज है, जैसे इसमें अपन क्या करेंगे दो कंडीशंस ले लेंगे। ओके, दो कंडीशंस लेंगे, अगर दोनों कंडीशंस हमारी क्या है ट्रू है, ठीक है ना, कंडीशंस ट्रू है तो ही ट्रू रिटर्न करेगा। जैसे हमारा वर्क करता था एंड ऑपरेटर में क्या होता था, जैसे मान लेते हैं हमारे पास उसकी मैं ट्रुथ टेबल बना रहा हूँ, ठीक, ये ऐसे रहता है, और मान लो उसमें दो इनपुट होते हैं, एक मान लेते हैं ए रहता था और हमारा दूसरा बी रहता था, ठीक है ना, दो इनपुट रहते थे। अब मान लो ए की कितनी वैल्यू हो सकती है, इसकी पॉसिबल कितनी वैल्यू हो सकती है, 0 0 और फिर 1 1। ओके, ये इसकी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है, और ये पहली क्या होगी 0 होगी 1 होगी 0 होगी और 1 होगी, है ना, ठीक। अब इसका जो एंड वाला आता था, एंड में क्या होता था कि बोथ अगर दोनों वैल्यूज इसकी क्या है ट्रू है तो ही ये ट्रू होगा, अगर इन दोनों में से एक भी फॉल्स हो गया है ना, फॉल्स दैट मीन्स कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा पूरा फॉल हो जाएगा। तो इसमें तो देखो दोनों वो है, ठीक है ना, दोनों ही फॉल्स है तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा, ठीक। इसमें देखो एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये भी हमारा क्या है फॉल्स ही हो जाएगा, है ना। फिर ये वाला देखो इसमें भी, तो ये भी हमारा क्या फॉल्स हो जाएगा, है ना, ठीक। फिर देखो इसमें क्या है कि बोथ कंडीशन, यानी कि ये जो कंडीशन है और ये जो कंडीशन है, 1 1 का डेट मीनिंग है जैसे ट्रू मान सकते हो। ओके, तो ये देखो इसमें दोनों ट्रू है ना, और इसमें अगर जब लॉजिक गेट्स में पढ़ना है तो 1 1 का मीनिंग होता है ऑन है, ठीक है ना। अब देखो 1 है दोनों 1 1 है तो दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा, समझ में बात। तो वैसे ही इसमें भी होता है, अगर दोनों कंडीशन अपन की क्या है ट्रू है तो ये अपन को क्या रिजल्ट मिलेगा ट्रू मिलेगा, ठीक है ना। और फिर और ऑपरेटर आता है, और ऑपरेटर के लिए आप ये इसका पहले एंड ऑपरेटर के लिए सिंटेक्स देख लीजिए। एंड ऑपरेटर के लिए हमारा सिंटेक्स होता है वो होता है जैसे कंडीशन 1 फिर एंड फिर कंडीशन 2, ये जो है हमारा ये सिंटेक्स होता है हमारा किस चीज के लिए, ये हमारा सिंटेक्स होता है अपन एंड ऑपरेटर के लिए। ओके, कंडीशन 1 एंड बीच में फिर कंडीशन 2, जैसे आपको समझ लीजिए जैसे ट्रैफिक के लिए आप क्या बना रहे हैं रूल्स बना रहे हैं। ओके, ट्रैफिक के लिए रूल्स बना रहे हैं, या फिर कोई वीडियो आप वो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या कर दिए वीडियो इज ग्रेटर देन, मान लो जो एज है एज का क्राइटेरिया आपने उसमें लगा दिया, ठीक है ना, आपने उसमें एज का क्राइटेरिया लगा दिया। अब जैसे आपने एज उसमें डाली, एक इंटरफेस आपके सामने आया, आपने उसमें आपसे एज पूछी, आपने डाला 18, फिर ठीक है ना, फिर उसने क्या किया अपनी ये वाला लॉजिक को चेक करेगा कि आपको वो वीडियो दिखाना है या नहीं दिखाना है, बात समझ में आई? आपको उसकी जो क्वालिटीज हैं स्पेशल फीचर्स हैं वो यूज करने हैं या नहीं करने, जो भी उसके अंदर फीचर्स हो जो भी क्राइटेरिया हो, है ना। तो ये उसकी लिमिट है, जैसे आपकी एज अपने डाली तो हाँ एज ग्रेटर देन क्या है एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। ओके, आपने 18 डाली है या मान लीजिए 19 डाली है तो एज तो ग्रेटर देन हो गई, फिर एंड फिर दूसरी चेक क्या करता है कि एज क्या 60 से कम है कि नहीं है, यानी कि लिमिट रख दिया आपकी एज उस चीज को देखने के लिए आपकी एज 18 से ज्यादा होनी चाहिए और 60 से कम होनी चाहिए, यानी कि आप जब इसी के बीच की उसमें क्या करेंगे एज डालेंगे तभी आप क्या कर सकते हैं उस चीज को यूज कर सकते हैं, समझ में बात। तो ये हुआ एंड ऑपरेटर। अब इन ऑपरेटर्स को डिस्कस करते हैं हम अपने एडिटर पे सो दैट ये काफी आसानी से समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं हम इसको कैसे अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारा पार्ट है, इट इज अवर पार्ट ऑफ सिंटेक्स, ठीक है ना, ये पार्ट है सिंटेक्स का। उसके अलावा अपन क्या करते हैं पहले इंट एक एज क्या ले लेते हैं, एज इक्वल्स टू मान लीजिए ले लेते हैं 20। ओके, हमने एज ले ली, फिर उसके बाद अब क्या करते हैं सिस्टम डॉट जो है इसका मैसेज प्रिंट करवा, एज हमारी हो गई इंट एज हमने ले ली 20 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हम मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यूज करते हैं। ओके, अब इसके अंदर सबसे पहले तो एक डिस्प्ले करवाते हैं एज इक्वल्स टू क्या है एज या फिर एज इज,
एज इज करके ये कर देते हैं, फिर उसके बाद अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं, और कंडीशन जो हमारी अप्लाई होगी किसमें, डबल ब्रैकेट के अंदर होगी, ठीक है ना। अब इसके अंदर अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। कंडीशन अप्लाई करने के लिए क्या है, जैसे अपन क्या रखते हैं कि एज क्या है, एज पहली चीज तो क्या, अगर ग्रेटर देन है, एज ग्रेटर देन कितनी है हमारी, एज ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए। फिर उसके बाद एक कंडीशन अपन और डाल रहे हैं, वो कंडीशन क्या थी कि एज हमारी जो है वो 60 से कम होनी चाहिए, ठीक है ना। एज इज लेस देन 60, ओके। एज लेस देन हमारी कितनी किसकी होनी चाहिए, 60 की। अब ये कंडीशन हमने डाल दी। अब देखो ये जो कंडीशन है हमारी ना, इसमें देखो एज हमारी 20 है, और यहाँ पे एज हमारी कितनी है, 18 है, ओके। ये लिमिट है, यानी कि जो 20 है 18 से बड़ा, यानी कि ये कंडीशन तो इसकी हो गई फुलफिल, ठीक है ना। फिर यानी कि ये कंडीशन तो हमारी ट्रू आ गई, ओके। लेकिन उसके साथ साथ क्या है, दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तभी ये जो पूरी एक्सप्रेशन है ना, अपन को क्या आंसर रिजल्ट करेगा, ट्रू। तो अब इसमें देखो एज क्या है, ग्रेटर देन लेस देन है 60। अब यहाँ पे एज लेस देन 60 क्राइटेरिया है, कंडीशन है, और यहाँ पे एज क्या है हमारी 20 है, यानी कि 20 तो 60 से कम ही है। तो अब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, अब इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं अपन। देखिए एग्जीक्यूट किए तो एज इज ट्रू, क्या आ गई, एज इज ट्रू। समझ में ये बात। अब देखो ये तो एक सिंपल प्रोग्राम था, ये हो गया कि ट्रू है। अब लेकिन इसको अपन उसमें कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं थोड़ा लूपिंग वाला जो कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका यूज करता हूं। अभी आपको नहीं पता है तो आप इसके लिए वरी मत लीजिएगा, लेकिन किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है, किस तरीके से यूज किया जाता है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। इफ, अब यहाँ पे इफ कर लिया, और उसके बाद ये जो कंडीशन है ना, यहाँ पे ये वाली कंडीशन क्या करेंगे अपन, इंप्लीमेंट कर देंगे, ये वाली कंडीशन यहाँ पे कर दी, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, अगर ये वाली कंडीशन हमारी क्या है, ट्रू है, ओके, तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो ये अपन को क्या रिटर्न करेगा, अब एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं, क्या, ये मैसेज यहाँ पे अपन प्रिंट करवा देते हैं, ओके। एज इज एज, ठीक है ना, ये मैसेज अपन प्रिंट करवा रहे हैं, ओके। ये है कंडीशन इफ, ये अगर कंडीशन फुलफिल करती है, मान लो इसके अलावा अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो एल्स उसके लिए हम यूज करते हैं, तो हमको क्या मैसेज प्रिंट होगा, ये वाला, एक एक बार और इसको प्रिंट करवा लेते हैं, वो हमको प्रिंट होगा ये मैसेज, ठीक है ना। एज की जगह पे नॉट कर देते हैं, ओके, नॉट। अब इस चीज को देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, ये पार्ट है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का, ठीक है ना। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर हमारे कंडीशनल ऑपरेटर के साथ मिलके हमारा जो है उसका कंट्रोल कैसे करते हैं, प्रोग्राम का फ्लो कैसे कंट्रोल करते हैं, ओके। अब इसको रन करवाता हूं। देखिए जैसे ही मैंने अपने प्रोग्राम को रन करवाया, आ रहा है एज। एज किस में था, हमारा पहली वाली में, क्योंकि ये जो था ना कंडीशन किसकी फुलफिल कर रहा है, ये इस वाली की, इसीलिए ये यहाँ पे एज आ रहा है, ओके। मान लो इसी को हम क्या कर दे, 10 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको अपन फिर से एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब जो इल्स इफ वाला है ना वो नहीं रन होगा, देखिए नॉट आया है। नॉट आने का मीनिंग क्या है, क्योंकि जो हमारी कंडीशन है ना वो फॉल्स हो गई। फॉल्स कैसे, इल्स का मीनिंग क्या था कि जैसे ये वाली कंडीशन यहाँ पे क्या थी, एज ग्रेटर देन 18 होना चाहिए, ठीक है ना, एज लेस देन 60 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एज क्या हो गया, 18 से कम हो गया, यानी कि पहली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो गई। तो जब फॉल्स हो गई तो इफ वाला कंडीशन क्या है, काम ही नहीं किया, ठीक है ना, उसका कोई वर्क ही नहीं हुआ। अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कंडीशनल स्टेटमेंट में कि क्यों नहीं वर्क किया, ओके। फिर इसीलिए इसने ये वाला यूज कर दिया, ओके। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, मतलब ऐसा कि किस तरीके से हम उसको लॉजिकल ऑपरेटर को, लॉजिकल एंड ऑपरेटर को कंडीशनल स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं, ओके। अब बात करते हैं अपन और ऑपरेटर के बारे में। तो ये क्या करता है, अगर दोनों कंडीशन में से एक भी ट्रू है तो ये क्या करता है, ट्रू आंसर रिजल्ट करता है, ठीक है ना। जैसे हमने प्रीवियस वाले में देखा था कि अगर मान लो दोनों में से एक भी फॉल्स है तो पूरा फॉल्स रहता था, लेकिन इसके साथ कहानी अलग है। ये क्या करेगा, अगर उन दोनों में से एक भी हमारी क्या है, ट्रू है, तो ये पूरा ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है ना। तो हम और ऑपरेटर का एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए हमने इंटीजर की जो इसकी एज है, मान लीजिए इंटीजर एज हमने 10 ले ली, ठीक है ना। और फिर उसके बाद ये जो मैसेज है ये अपन को ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि और ऑपरेटर में दो कंडीशन हमारे पास है, तो अगर उसमें से एक भी कंडीशन हमारी ट्रू है तो हमको रिजल्ट जो है उसका मिलता है ट्रू, ओके। अब देखो जैसे हमने एज ली है 10, ठीक, तो एज क्या है, ग्रेटर देन होनी चाहिए किसके, 18 के। अब देखो एज तो यहाँ पे 10 है, यहाँ 18 है, तो ये कंडीशन तो हमारी फॉल्स हो गई, ओके। और ये जो है हमारा और ऑपरेटर का सिंबल है, ठीक। फिर उसके बाद क्या कहता है, एज जो है 80 से लेस देन होनी चाहिए। तो देखो एज जो है 10, एज हमने जो ली है वो 10 है, और इसमें क्राइटेरिया कितना है, कंडीशन में कितनी, 80, तो 80 से 10 तो कम ही है, यानी कि ये कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई। तो इस हिसाब से ये कंडीशन क्या हमको रिप्लाई करना चाहिए, यानी कि ए ग्रेड क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए। अब ये क्या मैसेज प्रिंट करवाएगा अपन को, क्या प्रिंट होके आएगा, ट्रू प्रिंट हो गया आएगा, ठीक है ना।
तो देखिए हमारे सामने क्या आ रहा है, ग्रेड ट्रू। ओके, यानी कि जो यहाँ पे हमारी कंडीशन थी ना, वो एक दोनों में से अगर एक भी है तो वो क्या हो जाएगी, हमारी ट्रू हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं नॉट ऑपरेटर के बारे में। अब देखो नॉट ऑपरेटर का यूज क्या है कि ये जो रिजल्ट हमको मिलता है ना, बस उसको ये रिवर्स कर देता है। रिवर्स मीन्स जैसे ट्रू मिला है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स मिला है ट्रू कर देगा। ठीक, जैसे ये वाला था, ये इससे अपन को क्या मिल रहा था, ट्रू मिल रहा था। अगर हम इसी के आगे ये वाला साइन सिंबल कर दें, ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो इससे पहले हमको इसका रिजल्ट क्या मिला था, ये देखिए ट्रू मिला था। ठीक है ना, अब इस प्रोग्राम को क्या एग्जीक्यूट करवाते हैं। अब देखिए हमारे सामने आ रहा है ग्रेड फॉल्स, ठीक है ना, क्योंकि ये जो सिंबल है ना, ये आंसर को क्या कर देता है, रिवर्स कर देता है। क्या है ये, देखिए आपके सामने लिखा हुआ कंडीशन रिवर्स, क्या कर देता है, रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। जो कंडीशन है ना, उसका जो रिजल्ट आता है उसको क्या कर देता है, ये रिवर्स कर देता है। ओके, ये चीज कर देता है। और इसका जो सिंटेक्स है वो ये मार्क, फिर उसके बाद कंडीशन ब्रैकेट में आप लिख देते हैं। ठीक, तो ये था लेक्चर हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में, जिसमें हमने और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। ये आई होप ये ज्यादा जो इसमें प्रोग्राम्स थे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस अभी के लिए आप इन चीजों को ध्यान रखिए कि कैसे हम उसका सिंटेक्स में यूज करते हैं, उससे कैसे सिंटेक्स है, उसका क्या सिंटेक्स है, उसको कैसे हम अभी सिंपल प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। यही ऑपरेटर्स जब कंडीशनल स्टेटमेंट या लूपिंग में आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अभी के लिए तो ये बहुत ही सिंपल होंगे, लेकिन जब यही ऑपरेटर किसमें, हमारे लूपिंग में, डिसीजन मेकिंग में या कंट्रोल फ्लो के लिए जो हम यूज करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो यही ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। तो अभी के लिए आप इन पे अगर कमांड कर लेते हैं तो हमारी आगे की जो जर्नी है, यानी कि जैसे लूपिंग और कंडीशनल स्टेटमेंट जब पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे हमारे लिए इसको समझना काफी इजियर होगा, उन कॉन्सेप्ट को समझना। तो अभी के लिए आप इस पे वर्क करिए, इन चीजों को जो इसमें नहीं समझ में आ रहा है उसको प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपकी जो इसमें प्रॉब्लम्स है वो काफी सॉल्व हो जाएंगी। ओके, एंड आप इसमें क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक अनदर टाइप ऑफ ऑपरेटर के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए बाय बाय।